नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हो सब? अरे वाईफाई चला गया था यार, अचानक से वाईफाई ने धोखा दे दिया। और खास बात पता है क्या है? हाँ, वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे अटका था। मुझे पता है कहाँ अटका था। मैं एकदम अच्छा हूं। हाँ, न्यू चैप्टर आराम से अलीशा स्टार्ट करो, बिंदास वेव ऑप्टिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बोलेंगे सिद्धि, बिल्कुल बोलेंगे। गुड इवनिंग। मैं भी करूंगा आशावरी जल्दी, ठीक है। चलो गुड इवनिंग। देखो अपन एक काम करते हैं, टाइम कम जाया करते हैं, क्योंकि मुझे आज आपको 9:30 पे भी छोड़ना है, क्योंकि आज मेरे डैडी का हैप्पी बर्थडे है। तो 9:30 बजे मैं आपको छोड़ दूंगा, फिर वो फैमिली के साथ डिनर पे जाने का प्लान है, ठीक है। ऑल्दो मैंने बताया था ना, वो मना कर रहे थे, बट मैंने कहा नहीं जाएंगे। 9:30 बजे मैं आपको छोड़ दूंगा और वहीं से कंटिन्यू करूंगा जहां पे अटका था लेक्चर। थोड़ा सा और उससे आगे पढ़ाया था, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ऐसे वो आने लग गया, मैं समझ गया, मैं गया पीछे। ये जस्ट इधर जो टेबल है ना, पीसी रखा हुआ, इसके पीछे ही कोपचे में वो लगा हुआ है वाईफाई, तो उस पर रेड लाइट जलने लग गई, मतलब वो वाईफाई गया। भाई 8 से 10 मिनट के अंदर वापस आ गया। ऐसा होता नहीं कि 8 से 10 मिनट में वापस, 8 से 10 मिनट पे वापस आ गया। मैंने टेलीग्राम पे भी मैसेज किया था, भाइयों बहनों टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा, है ना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा। उस पर अभी बहुत ही बढ़िया अपन 1 जनवरी से सीरीज भी चालू करने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो बस मैंने कहा ठीक है, अब 10 मिनट के लिए क्या क्लास चालू करूं, हो सकता है कुछ बच्चे ना वो 10 मिनट की क्लास अटेंड करते लास्ट की, तो मैंने कहा 7:30 से पढ़ाता, तो पढ़ते हैं। वेव ऑप्टिक्स, कोई भी बच्चा या बच्ची जिसको मतलब फिजिक्स में भले कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप यहां से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो मुन्ना, बिना किसी दिक्कत के। कोई पास्ट की चीजें यूज नहीं होने वाली हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, अभी बस शुरू कर रहे हैं, अभी बस शुरू कर रहे हैं। चाय पी लूं? हाँ जी सर। तो ये सब जो हमने पढ़ लिया है अभी शाम वाली क्लास में, वो सब मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सब मैं हटा दे रहा हूं। और अच्छा, एक फैक्ट बेस्ड चीज याद रखना, एक फैक्ट बेस्ड चीज याद रखना, बताता हूं। एक फैक्ट बेस्ड चीज याद रखना, फिर वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं जहां पे छोड़ा था, फिर वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं जहां पे छोड़ा था। एक फैक्ट बेस्ड चीज याद रखना, बस एक सेकेंड, सवाल पढ़ लो, चाय ऑलमोस्ट खत्म है, फिर शुरू करते हैं ताबड़तोड़। कल तो एक्स्ट्रा क्लास है ही, कल तो पढ़ेंगे सही, सुबह 10 बजे से है, आइएगा जरूर से, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये याद रखने वाली चीज है, ये याद रखने वाली चीज है, और ये इस चैप्टर की नहीं है, मतलब है तो रे ऑप्टिक्स की है बेसिकली। वेवलेंथ ऑफ करियर वेव्स इन अ मॉडर्न ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क इज क्लोज टू। तो इसको याद करना है, रटना है। करियर वेव्स मतलब कि यार वो वेव जो सिग्नल लेके जा रही है ऑप्टिकल फाइबर में, उसकी जो वेवलेंथ है वो लगभग लगभग कितनी होती है? 1500 नैनोमीटर होती है। इसे रट लो, इसे रट लो। कुछ कुछ चीजें रटनी पड़ती हैं इसमें, कोई शक और संशय वाली बात नहीं है कि मॉडर्न ऑप्टिकल फाइबर में जो करियर वेव्स होती है, करियर वेव्स मतलब जो सिग्नल लेके जा रही, जो सिग्नल जा रहा है उसकी वेवलेंथ बोल रहा है कितनी होगी? 1500 नैनोमीटर। इसको याद रखना, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं भैया मैग्निफिकेशन, जहां पे लास्ट लेक्चर में अटका था मैं आपको दिखा दूं। तो मैग्निफिकेशन फॉर टेलीस्कोप कितना आ रहा था? FO/UE आ रहा था, FO/UE। एक बार डबल चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये देखो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन आ गया था FO/UE। यहां तक तो मैंने डिराइव करवा दिया था। अब इसके बाद जो मैं स्पेशल केस करवा रहा था उसमें अटका था मामला, वहीं से मैं कंटिन्यू करता हूं, तो निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। और मैं एक बार ना चेक भी कर लेता हूं कि कहां तक आ गया था वो लेक्चर, फिर कंटिन्यू करते हैं कहां तक आ गया था वो लेक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर का अभी पहला पार्ट आ जाएगा थोड़ी सी देर में, और दूसरा पार्ट कल कल नहीं तो परसों तक आ जाएगा, ठीक है। मैं एक बार देखता हूं कहां तक चला था ये। हाँ, FO/UE तक चला था, FO/UE तक चला था। देखो, स्पेशल केस 1, ठीक है बेटा, स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 1। When image is formed at infinity, निपटाते हैं बेटा इसको, बहुत हो गया इसका। When image is formed at, फिर वेव ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। When image is formed at, कहां बन रही है बेटा इमेज? इंफिनिटी पर बन रही। कहां बन रही है? इंफिनिटी पर। तो उसके लिए मैंने आपको दिखा दिया था, बता दिया था,
एक सेकेंड, उसका डायग्राम, कोई बात नहीं, डायग्राम उसका चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट। कोई बात नहीं, दोबारा लगा देते हैं, मेरे पास है डायग्राम, एक मिनट, डायग्राम दिखा देता हूं मैं आपको टेलीस्कोप का, ठीक है, डायग्राम दिखा देता हूं टेलीस्कोप का। वेयर इज द टेलीस्कोप? ये देखो, तो फाइनल इमेज कब बनेगी इंफिनिटी पर? फाइनल इमेज कब बनेगी इंफिनिटी पर? जब यूई की वैल्यू कितनी होगी? एफई होगी। फाइनल इमेज इंफिनिटी पर कब बनेगी बेटा? जब ये जो इंटरमीडिएट इमेज है, ये जो इंटरमीडिएट इमेज है, समझ पा रहे हो, ये ऑब्जेक्टिव या आईपीस, इंटरमीडिएट इमेज आईपीस के फोकल लेंथ पर होगी, जब यूई की वैल्यू एफई के बराबर होगी तब बनेगी फाइनल इमेज इंफिनिटी पर। यस सर, बिल्कुल। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे कि मैग्निफिकेशन एफ ओ बाय यूई की जगह क्या हो जाएगा? यूई की जगह आ जाएगा एफ ई, तो ये आ जाएगा मैग्निफिकेशन एफ ओ बाय एफ ई, है ना। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया आपके पास? मैग्निफिकेशन आ गया एफ ओ बाय एफ ई, बहुत ही बढ़िया, एफ ओ बाय एफ ई, बेहतरीन, चकाचक एकदम, है ना। मैग्निफिकेशन कितना आ गया टेलीस्कोप का जब इमेज इंफिनिटी पर बन रही है? एफ ओ बाय एफ ई। और ट्यूब लेंथ कितनी हो गई? देखो यहां पे ट्यूब लेंथ का जनरल फॉर्मूला कितना है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया था। ट्यूब लेंथ का जनरल फॉर्मूला, ट्यूब लेंथ का जनरल फॉर्मूला एफ ओ प्लस यूई, ट्यूब लेंथ का जनरल फॉर्मूला एफ ओ प्लस यूई। आप इधर देख लो, ट्यूब लेंथ का जनरल फॉर्मूला कितना आ गया था सर? ट्यूब लेंथ मतलब ये डिस्टेंस, एफ ओ प्लस यूई, एफ ओ प्लस यूई। हाँ पाजी, हाँ जी पाजी। तो ट्यूब लेंथ हो गया एफ ओ प्लस यूई, यूई की जगह पुट कर दिया एफ ई, तो ट्यूब लेंथ आ गई एफ ओ प्लस एफ ई। बहुत बढ़िया। अब आप खास बात देखो, एफ ओ और एफ ई का जो रेशियो वो मैग्नीफाइंग पावर दे रहा है, एफ ओ और एफ ई का जो सम है वो क्या दे रहा है? लेंथ ऑफ द ट्यूब दे रहा है। अब खास बात क्या है बेटा, अब खास बात क्या है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, कि इस पे इतनी बार सवाल आ चुके हैं ना कि हम उंगलियों पर नहीं गिन पाएंगे। इस पे इतनी बार सवाल आए हैं नीट में, जेई में, नीट में कम, जेई में, क्योंकि जेई की वो ज्यादा होती है ना, मतलब एक तो दो दो बार होता है, ऊपर से जब भी एक बार होता है तो खूब सारी पारियों में होता है, तो भर भर के नीट में भी आए इस पर सवाल, क्या कि टेलीस्कोप जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनाए तो एफ ओ और एफ ई का रेशियो मैग्नीफाइंग पावर, एफ ओ और एफ ई का सम एल, इस पे लगाते हैं सवाल। इसको करना है याद, ये करवा दिया मैंने डिराइव, इसको करना है याद, ठीक है। अब सुनो बहुत ध्यान से, देखो मैं आपको बताता हूं, मैं आपको सवाल दिखाता हूं, सवाल देखो, पढ़ो। सवाल लिखा हुआ है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप with the tube length 60 is 5, what is the focal length of its eyepiece? जब भी, अब आप कहोगे सर यहां पे तो गिवन ही नहीं कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बन रही है कि नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हम यही मानेंगे कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बन रही है। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा? बाय डिफॉल्ट यही वाला केस माना जाएगा कि फाइनल इमेज कहां बन रही है मुन्ना? इंफिनिटी पर, ठीक है, ओके सर। तो बाय डिफॉल्ट यही केस माना जाएगा कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बन रही है। तो एफ ओ बाय एफ ई और लेंथ हो गया एफ ओ प्लस एफ ई। वैसे उसे बोलना चाहिए, वैसे कायदा ये कहता है कि उसे मेंशन करना चाहिए कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बन रही, बट हमने मान लिया, लेट्स अज्यूम दैट फाइनल इमेज, लेट्स अज्यूम दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, मतलब मैग्नीफाइंग पावर जो होगी वो होगी एफ ओ बाय एफ ई, और जो लेंथ ऑफ ट्यूब होगी वो होगी एफ ओ प्लस एफ ई। बहुत बढ़िया। तो ट्यूब लेंथ होगी 60 सेंटीमीटर, तो 60 हो गया एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई हो गया लेंथ ऑफ द ट्यूब के बराबर यानी 60। यस सर। और आपको दे दिया मैग्नीफाइंग पावर दे दी 5, मैग्नीफाइंग पावर दे दी 5, यानी एम की वैल्यू आपको दे दी, एम की वैल्यू दे दी 5, तो 5 इक्वल्स टू एफ ओ बाय एफ ई। बहुत बढ़िया। तो एफ ओ कितना हो गया बेटा? 5 एफ ई। एफ ओ कितना हो गया? 5 एफ ई। तो यहां पे पुट करेंगे एफ ओ की वैल्यू 5 एफ ई, 60 इक्वल्स टू एफ ओ की वैल्यू कितनी होगी? 5 एफ ई, 5 एफ ई प्लस एफ ई, 60 इक्वल्स टू 5 एफ ई प्लस एफ ई 6 एफ ई। तो हो गया एफ ई की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आ गई 10 सेंटीमीटर। पुट कर दो इधर, पुट कर दो इधर, 60 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एफ ओ प्लस एफ ई। एफ ई की वैल्यू 10 आ गई, तो एफ ओ की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई, 50 सेंटीमीटर। देखो वो आ गया। तो एफ ओ एफ ई जो पूछ रहा है सब बता दो, जो पूछ रहा है सब बता दो। दो फॉर्मूले यूज किए, एफ ओ बाय एफ ई 5 हो गया, एफ ओ प्लस एफ ई 60 हो गया।
ये मैग्नीफाइंग पावर 5 दे रखा है, लेंथ 60 दे रखा है। एफओ हो गया 5 FE, एफओ की जगह 5 FE पुट किया, FE 10 आया, FE 10 पुट किया, FO 50 आया। क्या पूछ रहा है? फोकल लेंथ ऑफ इट्स आईपीस यानी FE पूछ रहा है। FE हमने कितना निकाला? 10 सेंटीमीटर। खत्म हो गया भैया मैटर, खत्म हो गया भैया मैटर। यस और नो? यस सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। कर लेंगे इस तरीके के सवाल बेटा, बेटा कर लेंगे इस तरीके के सवाल। हरी अप। हाँ जी सर, कर लेंगे। अच्छा, आज केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो गया क्या? ओके, लास्ट क्लास थी तो बस अब मंडे से बस आप और मैं। हाँ नहीं नहीं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया था मैंने, बस वो m इक्वल्स टू FO बाय FE और L इक्वल्स टू FO प्लस FE, बस इतना ही पढ़ाया था, इतना ही पढ़ाया था। हाँ बेटा, एंग्शियस तो फील होगा मन्नत, बट खुद मुझ पे भी भरोसा है तो अच्छी बात है, खुद पे भी भरोसा रखो, हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल अनीश, बिल्कुल ठीक है। चलो, सिर्फ आप और मैं। हाँ, नॉर्मल एडजस्टमेंट वैष्णवी राय, नॉर्मल एडजस्टमेंट ही तो होता है, इंफिनिटी। ठीक है, 15 मिनट में श्री, 15 मिनट में, 15 मिनट में। ठीक है, 15 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया है ना, 15 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, कुछ खास है नहीं इसमें। अब देखो, इस तरीके का सेम सवाल मेरे प्यारे बच्चे अब घर पे आराम से कर लेंगे। सेम सवाल है, डेटा चेंज है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ यूट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ टेलीस्कोप की 60, अरे तो सेम है ना, 60 और 5, ये तो हो ही गया, ऑफ इट्स आईपीस, ये तो हो ही गया, ये तो हो ही गया, ये सेम सवाल है जो मैंने अभी आपको करवाया। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ये देखना जरा, ये भी हो जाएगा आराम से। चलो पोल दे देता हूं, एक पोल ले लो, तुम भी क्या याद रखोगे यार, लो पोल लो, ये लो पोल अभी करो। सेम सवाल है, डेटा चेंज है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप 8 है, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज यानी ट्यूब लेंथ 54 है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस एंड ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल आराम से हो सकने वाला सवाल। पोल देता हूं, जल्दी से कर लो। 10 से 15 मिनट में अगला चैप्टर शुरू है बेटा, तो जितने भी मेरे भाई और बहन इंतजार में है नए चैप्टर के, बस 10 से 15 मिनट और, ये तभी हो जाता है यार, तो बीच में लेक्चर वो वाईफाई गायब हो गया यार। पोल दे देता हूं। ठीक है, देखो भाई, पोल देता हूं, पोल देता हूं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप 8 है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज इज 54, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी। सर आप में दम है तो आप करके दिखाओ, वो भी बिना कलम के। मैंने कहा ठीक है, कर देंगे भैया, कोई बात नहीं, कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, वैसे तो ऑप्शन रिजेक्शन से भी हो जाना चाहिए, नहीं ऑप्शन रिजेक्शन से भी हो जाएगा, हो तो जाएगा सर। चलो पोल दे रहा हूं मैं, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, पोल दे रहा हूं मैं। अरे ऑप्शन रिजेक्शन से हो जाएगा यार, FO प्लस FE 54 आना चाहिए, FO बाय FE 8 आना चाहिए, तो FO बाय FE 8 आ रहा है क्या? हाँ सर आ तो रहा है, और FO प्लस FE 54, मेरा तो आ गया आंसर, बिना कलम चलाए आ गया, ऑप्शन रिजेक्शन से आ गया, बहुत बढ़िया, बिना कलम चलाए आ गया, ऑप्शन रिजेक्शन से आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, कितना आ रहा आंसर बताओ सर जी। इसका आंसर आ रहा है सर जी, इसका आंसर आ रहा है, 1 मिनट रुको भाई, बैंक डिटेल्स दे दे, ट्रांजैक्शन में भेज देता हूं, क्लास के बाद भेजता हूं। अरे क्या हुआ बताता हूं अभी, दोस्त का कॉल आया था, अभी रिकॉर्डिंग कर रहा था आपकी वो जो क्लास थी ना शाम वाली, उसके बाद पहले आंसर बता देता हूं, उसके बाद 48 और 6, 48 और 6, इसका आंसर बी है ना, इसका आंसर बी है, तो 44.7% यानी 45%। ठीक है, तो बच्चों ने ये देखो कर दी ना मिस्टेक, कर दी मिस्टेक, देखो
देखो आप इस ऑप्शन और इस ऑप्शन को देखो, ये ऑप्शन वैसी ही तो है जैसे वो दो जुड़वा बहनें हैं चिंकी मिंकी। चिंकी मिंकी जो जुड़वा बहनें आपने देखी है? हाँ सर देखिए ना सर। तो ये दोनों ऑप्शंस चिंकी मिंकी के जैसे ही एकदम, ठीक है। अरे यार क्यों गलती कर दी, नहीं तो देखो कितना बढ़िया पोल परसेंटेज आता है यार। कौन कौन है किन्होंने सही किया है? हिमांशु है, आशावरी, प्रणव, इस्बा, आदित्य, महिमा, जयशिखा, अनाया, राजनंदिनी, इशिका। अब सुनो मेरी बात यार बेटा, जब भी आपको ना दे रखा हो तो यहां पे हमने क्या ले लिया है, टेलीस्कोप में जब इस तरीके का सवाल आए बाय डिफॉल्ट हम मान लेंगे कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है 8 और वो होता है एफ ओ बाय एफ ई, और ट्यूब लेंथ वो दे रखा है 54 सेंटीमीटर, वो होता है एफ ओ प्लस एफ ई। तो बेटे लाल इधर बता सर, हमें सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन रिजेक्शन से हो रहा है। तो देखो ऑप्शन रिजेक्शन से इसलिए हो रहा है क्योंकि एफ ओ एफ ई दोनों हमें गिवन है यहां पे, मतलब ऑप्शंस में। जैसे इसमें ऑप्शन रिजेक्शन ही लगेगा, इसमें ईमानदारी से निकालना पड़ेगा क्योंकि एक ही चीज दे रखी है। यहां पे भैया दोनों दे रखे। ऐसा चेक करो बाबियों कि एफ ओ प्लस एफ ई ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका सम 54 आ रहा है? क्या इसका सम 54 आ रहा है 6 और 48। क्या इसका सम 64 आ रहा है 48 और 6 54। क्या इनका सम 64 आ रहा है? बिल्कुल नहीं, 72 आ रहा है। क्या इनका सम 64 आ रहा है, सॉरी 54 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, 72 आ रहा है। तो या तो ये है या तो ये। अब देखो ऑप्शन में एफ ओ बाय एफ ई 8 आना चाहिए, एफ ओ बाय एफ ई 8 आना चाहिए। 6 बाय 48, 6 बाय 48 थोड़ी ना 8 आएगा। देखो एफ ओ बाय एफ ई, एफ ओ बाय एफ ई, तो एफ ओ 48 ले लो और एफ ई 6 ले लो, 48 बाय 6 हो गया 8, है ना। तो ये हो गया। अच्छा सर, हाँ भावनाओं को समझो ना यार, भावनाओं को समझो। हाँ सर समझ गए सर, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आओ तो अब डिस्कस करते हैं। ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ इज इंक्रीज, हाँ अभी डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया एक सवाल डिस्कस करवाऊंगा मैं आपको। अब मैं स्पेशल केस 2 पे आपको लेके चलता हूं। अब बेटा मैं स्पेशल केस 2 पे आपको लेके चलता हूं, स्पेशल केस 2, ठीक है, बस इसके बाद खत्म है। स्पेशल केस 2 तो सुनो, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि डी पर बनती है। दैट इज कहां बनती है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इमेज इंफिनिटी पर बन रही, बता दिया, यानी आंखें लीस्ट स्ट्रेन्ड है, और सबसे ज्यादा स्ट्रेन्ड कब है? आंखें जब डी पर बन रही, मोस्ट स्ट्रेन, है ना। तो ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। तो अब देखो भाई, अब देखो भाई और अब देखो बहन, ठीक है। तो यार यूई कितना होना चाहिए? फाइनल इमेज का बन रही है डी पर, तो बहुत ध्यान से सुनना, ये डायग्राम में इधर देखते हैं। फाइनल इमेज कहां बननी चाहिए? फाइनल इमेज कहां बननी चाहिए? डी पर। फाइनल इमेज बननी चाहिए डी पर। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -d। ये जो लेंस है, ये इस इंटरमीडिएट इमेज, जो इंटरमीडिएट इमेज ऑब्जेक्टिव ने बनाई, इसके लिए आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। कितनी दूरी पर है? यूई दूरी पर है। इमेज कहां बननी चाहिए? डी पर। कहां बननी चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डी पर, -d। तो क्या मैं कह दूं कि मैं फॉर्मूला लगा दूं 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f, सर, और आईपीस बनाएगा। तो फोकल लेंथ हो गया एफ ई, फोकल लेंथ हो गया एफ ई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -ue, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -ue का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -ue, यस। और इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? -d। हाँ जी पाजी, डेरिवेशन की जरूरत नीट में बिल्कुल नहीं। 1/v, v की वैल्यू होगी -d, -1/u की वैल्यू होगी -ue, f की वैल्यू हो गई f, कितना आ गया? इजी इजी, -1/d माइनस माइनस प्लस 1/ue इक्वल्स टू 1/fe, है ना। यस सर जी, -1/d उधर गया, 1/ue कितना आ गया बेटे का? 1/fe प्लस 1/d आ गया। बिल्कुल आ गया सर, बहुत ही बढ़िया। ये देखो, बहुत ही बढ़िया, देख लो। तो अब FO/UE कितना आ जाएगा? एक बार चेक कर लो। बिल्कुल साहब, एक सेकेंड। तो अब मैग्निफिकेशन है ना, 1/UE की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1/FE प्लस 1/D। एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड रुकना मुन्ना, ये हो जाएगा आपको FO/FE प्लस FO/D। हाँ, FO/FE प्लस FO/D, बिल्कुल सही है। तो अब मैग्निफिकेशन कितना आ गया? मैग्निफिकेशन कितना आ गया? FO इंटू 1/UE, ऐसा आप लिख सकते हो, FO इंटू 1/UE। और आपके पास बेटा 1/UE की वैल्यू कितनी आ गई? 1/UE, देखो 1/UE, और 1/UE की वैल्यू कितनी आ गई? 1/FE प्लस 1/D। तो बेटा कितना आ गया? ब्रैकेट खोलो, FO/FE प्लस FO/D। ये आ गया आंसर? हाँ जी साहब, ये मैग्निफिकेशन आ गया। चेक करते हैं ये सही है या नहीं। FO/FE प्लस FO/D, FO/FE प्लस FO/FE प्लस FO/D, चेक करते हैं, चेक करते हैं।
एफ ओ बाय एफ ई प्लस एफ ओ बाय डी, बिल्कुल सही। अगर आप देखो, आप ये एकदम सही है, मैग्निफिकेशन एक, हाँ मैग्निफिकेशन इंफिनिटी वाला सही है, एफ ओ बाय एफ ई निकाल लिया था, यस सर। लेंथ जब इमेज इंफिनिटी पर बन रही है, एफ ओ प्लस एफ ई निकाल लिया था, यस सर। मैग्निफिकेशन, ये जनरल फॉर्मूला एम और एल के, मैग्निफिकेशन व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, ये कितना आ रहा है ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देखना, चेक करते हैं हमारा सही आ रहा है कि नहीं। ब्रैकेट खोलना, ये एफ ओ बाय एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाय डी है। अगर आप ध्यान से देखो, ब्रैकेट खोलो तो हो जाएगा एफ ओ बाय एफ ई प्लस, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, एफ ओ बाय एफ इंटू 1 प्लस एफ ओ बाय एफ इंटू एफ ई बाय डी, एफ ई बाय एफ ई शहीद हो गया, एफ ओ बाय डी। तो हमारा भी तो ये आ रहा है, एफ ओ बाय एफ ई प्लस एफ ओ बाय डी, बिल्कुल सर, एफ ओ बाय एफ ई प्लस एफ ओ बाय डी। आप चाहो तो यहां से एफ ओ बाय एफ ई कॉमन निकाल लो, तो अंदर आ गया 1 प्लस एफ ओ तो बाहर आ ही गया, और क्योंकि एफ ई ये हो गया, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैग्निफिकेशन आ गया। लेंथ ऑफ ट्यूब भी निकाल लेंगे साहब, लेंथ ऑफ ट्यूब भी निकाल लेंगे साहब, कोई उसमें कष्ट वाली बात नहीं। हाँ सर, फॉर्मूले गंदे तो हैं, पर अब क्या करे बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। लेंथ कितना आ रहा था, लेंथ आ रहा था एफ ओ प्लस यू ई, देख लो इधर, लेंथ कितना आ रहा था ट्यूब का, एफ ओ प्लस यू ई, एफ ओ प्लस यू ई, यू ई की जगह क्या पुट करेंगे, अब देखो एफ ओ प्लस यू ई। अब यूई की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा, देखो यहां से आप यूई भी निकाल सकते हो, यूई पता है कितना हो जाएगा सर जी, यूई हो जाएगा डी एफ ई डिवाइडेड बाय डी प्लस एफ ई। अच्छा, यूई की वैल्यू आप निकाल लो यहां से और पुट कर दो, तो एल हो गया आपके पास एफ ओ प्लस, यूई की वैल्यू होगी डी एफ ई डिवाइडेड बाय डी प्लस एफ ई, ये आ गया। चेक कर लेते हैं, चेक करो बाबियों, एफ ओ प्लस डी एफ ई बाय डी प्लस एफ ई, चेक कर लेते भैया, है ना। लेंथ कितनी आ रही है बेटा, लेंथ देखो, लेंथ जब फाइनल इमेजेस फॉर्म्ड डी, एफ ओ प्लस डी एफ ई बाय डी प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस डी एफ ई बाय डी प्लस एफ ई, एकदम परफेक्ट है, मैच कर गया सारा हिसाब किताब, बिल्कुल सर। और हो गया डन, अब मैं क्या बोलूं, पूरा डन हो चुका है, सब कुछ डिराइव तुम्हारे भाई ने, ये पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल, हर एक फॉर्मूला, हर चीज डिराइव आपको करवा दी है, एवरीथिंग इज डिराइव्ड। तो आई कैन प्राउडली से ईच एंड एवरी फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड, एवरी फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड। धन्यवाद मत बोलो, शुक्रिया बोल दो, अरे हाथ मत जोड़ो, पैर जोड़ लो, एवरी फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड। अब क्या नीट में याद रखना है, आप डिराइव करने में सक्षम हो, नीट में अगर सक्षम हो तो डिराइव कर लेना, बट मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा नीट में डिराइव करना, तो याद तो करना ही पड़ेगा। और इसके दो, और सुनो, इसके दो सीक्रेट फॉर्मूले और थे, इसके दो सीक्रेट फॉर्मूले और थे, लिख दूं यहां पे सीक्रेट फॉर्मूला एल बाय एफ ओ इंटू डी बाय एफ ई, ये सीक्रेट फॉर्मूला था, और इसका सीक्रेट फॉर्मूला था एल बाय एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। वाह सर, बोलो मजा आया कि नहीं आया। कुछ सवाल करते हैं इस पे और फिर वेव ऑप्टिक्स शुरू करते हैं, 5 से 10 मिनट में वेव ऑप्टिक्स शुरू कर देंगे, जल्दी बताओ। सारा फॉर्मूला डिराइव करवा दिया मैंने। वेव की ऑप्टिक्स मूवी नेम, हाँ उसको भी डिसाइड करेंगे अपन। हमारे साथ आप तो किस बात की टेंशन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तीन को प्री बोर्ड है तो उसमें रोने वाली क्या बात है, प्री बोर्ड क्या, फिर बोर्ड भी आएगा, फिर नीट भी आएगा। सीक्रेट मसाला, बताता हूं। सुप्रिया कह रहे हैं, शुक्रिया नहीं बोलेंगे, सुप्रिया बोलेंगे, कोई बात नहीं, दरअसल आजम पोल में आना कोई जरूरी नहीं, ठीक है, खेल खत्म कर दिया। हमारे साथ ट्रिपल एस तो किस बात की चिंता, बेहतरीन। आओ भैया, ये हो गया, डिराइव करवा दिया। अब कुछ बातें मैंने आपको, मैं सारा समय बचाने के लिए क्या कर सकता था कि बेटा मैं तेरे लिए लाया हूं एक फॉर्मूला शीट, मामा मिया फॉर्मूला शीट, और बेटा सारे फॉर्मूले मगअप कर ले, सारे फॉर्मूले जब्बा सारे फॉर्मूले मगअप कर ले। नहीं, मगअप नहीं करने, सारे फॉर्मूले डिराइव किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि पेपर में भी डिराइव करेगा। भाई पेपर के लिए तो याद करनी पड़ेगी ना भैया, पेपर के लिए तो भैया याद करनी पड़ेगी भैया, बिल्कुल सही बात है। अब देखो कुछ सवालात करते हैं, कुछ सवालात, ठीक है, बहुत बढ़िया, देखना
मिक्स सवाल है, मिक्स सवाल है। ये एमपीपीएमटी 1994 में भी आया था, प्लस एआईपीएमटी 2014 में भी पूछा जा चुका है सेम सवाल। सवाल क्या है, कुछ सवाल करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, ये ऐसा सवाल है कि अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं तो आप गेम निपटा सकते हो, आप गेम निपटा सकते हो। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड, एफओ को इंक्रीज करेंगे, देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज बट दैट ऑफ टेलीस्कोप विल डिक्रीज। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल इंक्रीज, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीफोन बोल रहा, टेलीस्कोप बोथ विल डिक्रीज, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज। फॉर्मूला याद होना चाहिए सर। क्या आप हमें एक बार फॉर्मूले की झलक दिखा सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल दिखा सकते हैं भैया, फॉर्मूले की झलक बिल्कुल दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली, बातें करे दो हरफी। ठीक है। हो गया, सोच लिया सर। दिमाग सोचने के लिए होता है, सोचने के लिए नहीं। तो अब सुनिएगा, देखो मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं। हाँ सर, फॉर्मूला दिखाइए ना सर, फॉर्मूला दिखाइए ना सर। ये देखो, ये फॉर्मूला अपन एकदम लास्ट में ले आते हैं क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो फॉर्मूला अपन लास्ट में ले आते हैं। देखो कह रहा है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बढ़ाओगे, एफओ बढ़ाओगे, तो मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप की बढ़ेगी घटेगी, टेलीस्कोप की बढ़ेगी घटेगी। तो एफओ को सर्च करते हैं, एफओ को पहले माइक्रोस्कोप में एफओ को सर्च करते हैं। एफओ नहीं मिला, एफओ नहीं मिला, यहां मिल रहा है एफओ। देखो आप अगर ध्यान से देखो, अगर आपको सीक्रेट फॉर्मूला नहीं पता, यहां पे एफओ नहीं है, 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 एफओ नहीं है, कहीं भी एफओ नहीं है। अगर सीक्रेट फॉर्मूला पता है तो ही एफओ पता है, और एफओ नीचे है, तो अगर एफओ डिक्रीज होगा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगी। अरे अगर अगर एफओ कम होगा, बढ़ा रहे हो कम करो, मैं चेक कर लेता हूं हमने क्या किया, बढ़ाया कि चेक, इज इंक्रीज, सॉरी इंक्रीज किया। एफओ बढ़ा रहे हो, अगर एफओ बढ़ा रहे हो, हमने घटा दिया। अगर एफओ बढ़ा रहे हो तो देखो एफओ नीचे है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एफओ कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। एफओ बढ़ा दो, एफओ बढ़ा दो, तो उल्टा रिश्ता ना, मैग्निफिकेशन और एफओ का उल्टा रिश्ता, तो मैग्निफिकेशन तो घट जाएगा भैया। चाहे यहां पे बढ़ाओ, डिनोमिनेटर बढ़ाओगे मैग्निफिकेशन घटेगा, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, एफओ बढ़ाने पर मैग्निफिकेशन घट रहा है। इसका मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीज होगा। तो अगर एफओ बढ़ाओगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर कम होगा बेटा। और टेलीस्कोप के लिए देख लेते हैं, एफओ बढ़ाने पर क्या होगा। टेलीस्कोप का है, ढूंढो, गुमशुदा की तलाश। टेलीस्कोप में एफओ का है, एफओ ऊपर है, एफओ ऊपर है, एफओ 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 एफओ। आप एफओ बढ़ाओगे यहां, अरे एफओ कहीं भी बढ़ाओ ना, चाहे आप यहां पे बढ़ाओ मैग्निफिकेशन, ये इस मैग्निफिकेशन में बढ़ाओ, या आप इस मैग्निफिकेशन में बढ़ाओ एफओ। एफओ तो ऊपर ही है, ऊपर का मतलब, तो एफओ बढ़ेगा तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा। अच्छा, एफओ बढ़ेगा तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा टेलीस्कोप में, जी हां बिल्कुल। ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसको फॉर्मूला याद है। सर इतनी जल्दी हमें फॉर्मूला कैसे याद होगा? मैंने कहा ही नहीं कि आप अभी फॉर्मूला याद करो, कल आपको नीट का एग्जाम नहीं देना है, नीट के एग्जाम से पहले याद रख लेना। और अगर एफओ बढ़ाओगे तो टेलीस्कोप के लिए क्या होगा बेटा, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा। तो आंसर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज, नहीं माइक्रोस्कोप तो डिक्रीज हो रहा, गलत। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल इंक्रीज, नहीं माइक्रोस्कोप के लिए तो कम होगा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल डिक्रीज, नहीं गलत, तो डी ऑप्शन सही होगा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज, माइक्रोस्कोप डिक्रीज हो रहा है, बट दैट ऑफ टेलीस्कोप विल इंक्रीज। यस सर, आया मजा कि नहीं आया बेटे लाल, आया स्वाद कि नहीं आया बेटा, स्वाद आ गया सर, मजा आ गया एकदम। बता बता बल्लू, बता बल्लू जल्दी से। यश, सुपरस्टार यश, ठीक है। दी, बढ़िया। देखो ऐसे ऐसे खेला, ऐसे खेल खेला जाता है बेटा, आराम से हो जाएगा सर ये, ठीक है। स्वाद आ गया, और स्वाद लेते हैं।
लाए भारी स्वाद आला सर। ठीक है, चल भाई बहुत बढ़िया। वेव ऑप्टिक्स बस चालू करेंगे तो एक बार ये सवाल करो यार। अच्छा ये देखे जरा, देखे, अरे 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 अरे, पहले ये सवाल, ये भी जेई मेंस का ही सवाल है, ईयर कट गया है, जेई मेंस का ही सवाल है, ईयर कट गया है, जरा ध्यान से बताना। इसमें देता हूं पोल। इमेज फॉर्म बाय द टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन इज, नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन इज, पोल देते भैया, पोल देते भैया जल्दी से। बहुत बढ़िया, देख लो इसको, इसमें 100% आना चाहिए, 100% आना चाहिए। ठीक है, बताओ कर लोगे? इसमें कितनी कितनी देर लगेगी इसको सोचने में? कितनी, 1 करोड़ बार बता दिया, इमेज फॉर्म बाय द टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन इज एट। मुझे पता है फिर भी गलती करेंगे। नॉर्मल एडजस्टमेंट 1 करोड़ बार बता दिया मैंने कल से लेकर के अभी तक। सयाने हो गए मेरे बच्चे। पोल दे दूं, दे दूं पोल, दे दूं, दे दीजिए ना सर। ये लो, ये लो भाई, बहुत बढ़िया। गुलाबी साड़ी यार, जो बंदा है क्या नाम है इसका, ये जिसने गाना गाया गुलाबी साड़ी वाला, बड़ा अच्छा सा सिंगर है, बड़े मतलब बढ़िया बढ़िया गाने बनाता है ये। क्या नाम है? संजू राठौड़ नाम है, क्या नाम है इसका? मराठी में गाने बनाता है बहुत बढ़िया। मतलब एकदम, भले आपको नहीं समझ में आएगा, लिरिक्स भले नहीं समझ में आएंगे एक बार को, लेकिन आप वाइब जरूर करोगे उन गानों पे। चलो भाई, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। नॉर्मल एडजस्टमेंट, द इमेज फॉर्म बाय टेलीस्कोप, नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन मतलब इमेज का बन रही है इंफिनिटी पर। फोर्थ डी ऑप्शन। तो इसमें देखो, मैंने कहा था ना गलती करेंगे, मैंने कहा था ना गलती करेंगे। अभी लगाया होगा कई बच्चों ने डी भी लगाया होगा, देखो ये देखो लगा दिया, 21% बच्चों ने लगा दिया डूड। अरे टूड कुछ भी लगाने से मतलब, बस टिक करने से मतलब। नीरज, महिमा, आशावरी, रोहित, प्रणव, सेजलबा, अनिष्का, दुष्यंत, दिव्यांजन, अंजलि। ओके ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक सवाल ये वाला करना है मेरे कहने से। अच्छा ये सवाल एक ही करना मेरे कहने से फटाफट से। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, करो। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सवाल है। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, if the objective produces an image IO and the eyepiece produces an image IE. oh nice, इसमें भी पोल देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम भी क्या याद रखोगे? पोल देता हूं इसमें मैं तुमको। अरे आपकी क्लास से पहले, थोड़ी देर पहले मेरे पास कॉल आया मेरे दोस्त का, बहुत घनिष्ठ मित्र है मेरा। सर आपका रूममेट नहीं, उससे भी, रूममेट से भी पुराना मित्र है, एक मित्र मेरा है 2010 से, बताया था ना मैंने, जेप्टो में काम करता है, बहुत अजीज मित्र है मेरा, भाई जैसा एकदम। उसका कॉल आया, मैं कहा क्या हुआ, गलती से कॉल लग गया। बात देखो, जब आपकी दोस्ती एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाती ना, तो फिर भले ही आप महीने 2-3 महीने में एक बार बात करो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा क्या हो भाई, गलती से रॉन्ग नंबर लगा दिया क्या? बोलता हाँ भाई। मैंने कहा लग गया रॉन्ग नंबर तो कर ले बात। तो बोलता कि यार एक नया मैकबुक खरीदना है, ये फला फला बैंक का क्रेडिट कार्ड है, इस पे 10,000 ऑफ है। कहा बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है भाई, भेज देंगे। मैंने कहा स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिलता है उस पे, मैंने कहा स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिलता है, वो भी पूछ ले। बोले हाँ यार भाई वो भी मिल रहा है स्टूडेंट डिस्काउंट। मैंने कहा वो भी कर देंगे। बोले स्टूडेंट की आईडी कहाँ से लाएगा? मैंने कहा यार गुरुजी को कॉल लगाया, कह रहा है स्टूडेंट की आईडी कहाँ से लाएगा। कॉल किया स्टूडेंट को, 5 मिनट के अंदर आईडी कार्ड भेज दिया कॉलेज का, आधार कार्ड भेज दिया मैंने उसको। ठीक है, तो बस यही बता रहा था मैं आपको। चलिए भाई पोल दे देते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है, पर आपने अगर रिवीजन किया तभी आप बता पाएंगे, रिवीजन किया होगा तभी आप बता पाएंगे। वैसे पढ़ाई से तो वो केमिकल इंजीनियर है, लेकिन बाद में उसने कंप्यूटर का हिसाब किताब पूरा पढ़ लिया खुद ही से ही, तो वो बन गया सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया, जेप्टो में काम करता है, बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत ही बढ़िया बंदा है।
मतलब शायद ही उसने ऐसी, वो उसको घूमना बहुत पसंद है, तो शायद ही ऐसी कोई कंट्री छोड़ी होगी उसने जो नहीं घूमी होगी। चलो भाई, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूसेस एन इमेज। आइयो, ऑब्जेक्टिव कैसी इमेज बनाता है भैया? सर ऑब्जेक्टिव तो रियल इमेज बनाता है, और आईपीस कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। हाँ जी सर, तो आंसर क्या आएगा पाजी? आंसर क्या आएगा सर जी? आंसर आएगा, ऑब्जेक्टिव कैसी इमेज बनाता है मालूम है आपको? रियल इमेज बनाता है। आपको भरोसा नहीं है तो मैं डायग्राम भी दिखा देता हूं। ऑब्जेक्टिव रियल इमेज बनाता है, और आईपीस कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। आईपीस कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है ना। तो इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव वर्चुअल नहीं, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव रियल बट आई इज वर्चुअल, सही ना। ऑब्जेक्टिव ने रियल इमेज बनाई, आईपीस ने कैसी इमेज बनाई? वर्चुअल इमेज बनाई। कह रहा बोथ रियल बोथ वर्चुअल, सेकंड ऑप्शन सही एकदम, है ना। सेकंड ऑप्शन सी 66% बच्चों ने सही किया, और अच्छा कर सकते थे, सयाने हो गए मेरे बच्चे, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में तुम 56% लाए पोल में। नीरज, हिमांशु, आदित्य, मोहम्मद, इसाद, आलम, आसावरी, अंजलि, महिमा, अक्षम, अली, अनीश कुमार एंड प्रणव। ओके, ठीक है ना। तो ठीक है सर, ये तो सिंपल सी बात है। और आप देखो कि टेलीस्कोप में भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। मैं कह रहा हूं टेलीस्कोप में भी कुछ ऐसा ही हाल होता है कि ऑब्जेक्टिव रियल इमेज बनाता है, आईपीस वर्चुअल इमेज बनाता है। जी सर जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ताजा तरीन, एकदम बेहतरीन, ठीक है। ये देखो भाई, अब वेव ऑप्टिक्स शुरू करते, चलो इसके बाद देखना जरा है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion, अदर इज लेबल्ड एज रीजन। assertion एंड रीजन, ओ मजेदार सवाल है, एक बार सोच लो आप, दो चार मिनट सोच लो, 2-4 मिनट सोच लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, बढ़िया एकदम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। कल मेंटली, इमोशनली, फिजिकली तैयार होके आइएगा कि कम से कम अपन 4 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। 4 घंटे पढ़ेंगे कम से कम। देखो मैं साइड हट गया यार आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। एजर्शन, फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू द एंगुलर साइज ऑफ द इमेज। डायग्राम दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। सिंपल माइक्रोस्कोप, बाकी तो डायग्राम मैं आपके लिए बना भी सकता हूं। सिंपल माइक्रोस्कोप में एंगुलर साइज, इसमें आप अटक सकते हो। ये सवाल अटकाने वाले ही है, इसीलिए दिया। ये सवाल कैसा है? अटकाने वाला ही है, ठीक है। चलो इसीलिए दिया है। तो क्या बोल रहा है देखना, पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स। फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू द एंगुलर साइज ऑफ द इमेज। ये सिंपल माइक्रोस्कोप में दिखा देता हूं आपको इमेज बना के। अगर आपको याद हो, सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था मेरे बच्चे, इस तरीके से, ऐसे खट 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 खट, ये ऐसे। और इमेज जो है उतना ही एंगल सबटेंड करता है जितना कि ऑब्जेक्ट करता है। याद करो, कल ही तो बताया था। और टेन थीटा, वैसे दिस डिवाइड बाय दिस होना चाहिए था, लेकिन टेन थीटा हो गया था। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय यूओ, हाँ सर, तो सेम एंगल सबटेंड करता है सिंपल माइक्रोस्कोप। एंगुलर साइज, एंगुलर साइज मतलब एंगल सबटेंडेड, एंगुलर साइज मतलब एंगल सबटेंडेड, एंगुलर साइज मतलब एंगल सबटेंडेड, इसीलिए दिया है ये सवाल। ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू द एंगुलर साइज ऑफ द इमेज। याद करो, आप सिंपल माइक्रोस्कोप देख लो, आप सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम देख लो, उसमें आपको ये जितना एंगल सबटेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट, इमेज भी उतना ही एंगल सबटेंड कर रहा है। बिल्कुल ट्रू है साहब, बिल्कुल ट्रू है साहब, बहुत बढ़िया, एकदम रियल है, असली है। मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड एज द स्मॉल ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड as the small object can be kept much closer to the eye than 25 centimeter and hence it subtends a large angle। ये स्टेटमेंट अच्छों की हवा टाइट कर देता है बेटा। ये जो स्टेटमेंट है ना, वैसे हो सकता है आपको इतना टफ ना लगे, लेकिन ये स्टेटमेंट परेशान कर देता है बेटा बच्चों को, तभी स्टार मार्क किया मैंने। ये स्टेटमेंट परेशान कर देता है बच्चों को। क्या लिखा है? मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड एज द स्मॉल ऑब्जेक्ट। आप सोचो एक बार, मैं तो बता दूंगा। देखो यार, जब हम सिर्फ नेकेड आईज से देख रहे हैं तो हम डी के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं लाएंगे, नहीं तो स्ट्रेन बहुत पड़ेगा। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, मैग्निफिकेशन किसके लिए? माइक्रोस्कोप की बात चल रही, इज अचीव्ड, क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट हम एकदम पोल के पास ले आएंगे, इसके फोकल लेंथ के एकदम अंदर ले आएंगे, एकदम पोल के पास ले आएंगे। कहेगा वही विधायक जी की तरह कि लौकी लाए हैं आपके लिए। क्या है? बोले लौकी लाए हैं आपके लिए, बोले मुंह में घुसा दीजिए हमारे। तो ये इस ऑब्जेक्ट को पता है क्या कह रहा है कि अरे घुसोगे क्या भाई, क्या कर रहे हो, एकदम पास आ गया, ठीक है, एकदम पास आ गया, समझना। तो ये इसका जो फोकल लेंथ है उसके अंदर रखा हुआ है। तो आप इसको ऑब्जेक्ट को, जैसे ये आंख है, ये आंख है,
इसका आंख का जो डी है वो ये, लेकिन आप इसको डी से भी बहुत कम रख सकते हो क्योंकि ये इसकी फोकल लेंथ के अंदर आ जाएगा और इसकी क्या बना देगा, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज बना देगा। तो आप जब सिर्फ नंगी आंख से यानी नेकेड आई से देख रहे हो तब आप डी से अंदर नहीं लाओगे, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हो तो आंख बोलेगी आने दो, मेरे को कौन सा इस ऑब्जेक्ट को देखना है, मेरे को तो इमेज को देखना है। तो ऑब्जेक्ट बहुत अंदर आप ला सकते हो, बहुत पास ला सकते हो, जितना पास लाओगे उतनी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड एट द स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी केप्ट मच क्लोजर टू द आई देन 25 सेंटीमीटर। और जितना पास रखोगे उतनी बड़ी इमेज बनेगी, उतना ही जितनी बड़ी इमेज बनेगी उतना ही बड़ा एंगल बनाएगी। इट सबटेंड्स अ लार्ज एंगल, इट सबटेंड्स अ लार्ज एंगल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, देख लीजिए इसको, बिल्कुल सही है। हाँ सर बात तो सही है, और इसीलिए क्या हो गया, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ट्रू हो गए और इसका क्या हो गया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए। देख लीजिए इसको। जी सर, शाबाश, बहुत बढ़िया। चले आगे, चले आगे जी गुरुजी, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव अहेड। एक सवाल और मुझे दिख रहा है, ये और कर लो, इंटीजर टाइप। एक लास्ट सवाल कर लो, फिर वेव ऑप्टिक्स अपन शुरू करते हैं। एक सवाल देख लो, 2020 में पूछा गया था, इंटीजर टाइप, जरा देखना इसको क्या कह रहा है, संभालो इसको। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफाइड वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस। ओ, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1 इफ द मैग्निफिकेशन इज 100, ट्यूब लेंथ इतना इतना, फोकल लेंथ होता। भाई साहब स्टार मार्क करना पड़ेगा, स्टार मार्क करना पड़ेगा, स्टार मार्क करना पड़ेगा। 1 सेकंड मैम, सोचना पड़ेगा। चलिए भाई देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद अपन वेव ऑप्टिक शुरू करते हैं, देख लो, बेहतरीन एकदम। हो गया भाई, क्या बोल रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस। इसका मतलब कौन सा केस है, कौन सा केस है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी वाला है। फाइनल मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज ही तो होती है फाइनल इमेज, इंटरमीडिएट इमेज तो रियल और इन्वर्टेड होती है। मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज ये तो फाइनल इमेज होती है और वो 25 सेंटीमीटर बन रही है। इसका मतलब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। ये वो वाला केस है, स्पेशल केस 2, स्पेशल केस 2 है। और किसका है ये, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सवाल है। किसका सवाल है मुन्ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सवाल है। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। अब देखो, फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव लेंस, आपको एफओ दे दिया, जो दे रहा है वो लिख लो। मैग्निफिकेशन यानी वही मैग्नीफाइंग पावर 100 हो गया। ट्यूब लेंथ कितनी दे दी आपको, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस। तो आराम से सारी चीजें देखते हैं। मुझे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए एक सीक्रेट फॉर्मूला याद आ रहा है, जब इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। देखो मैं आपको दिखा देता हूं एक सीक्रेट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जब मैग्निफिकेशन व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। याद करो, एमडी मतलब मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, एल बाय एफओ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। एल बाय एफओ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। हाँ जी सर, ये फॉर्मूला अगर सीक्रेट फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा। एल बाय एफओ मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू एल बाय एफओ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। हाँ जी सर, यहां पे सारी वैल्यूज पुट कर दो। मैग्नीफाइंग पावर हो गया 100, ट्यूब लेंथ हो गया 20, है ना, ये भी सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर, एफ हो गया 1, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, शहीद हो गया। 1 प्लस डी की वैल्यू होगी 25 सेंटीमीटर और एफ ई आपको निकालनी है, एफ ई निकाल ली। यस सर, तो ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल, खटाखट फटाफट हो गया सॉल्व।
25 जा 100, यहां पे देखो, यहां पे क्या आ गया, 5 इक्वल्स टू 1 प्लस 25 सेंटीमीटर बाय FE, 5 माइनस 1 4 इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर बाय FE। तो बेटा FE का वैल्यू कितना आ गया, FE का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर बाय 4। देखो 24 बाय 4 होता है 6, 25 बाय 4 हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया आईपीस, 6.25 सेंटीमीटर। खत्म। सीक्रेट फॉर्मूले से 1 मिनट के अंदर आंसर आ गया इंटीजर टाइप 2020 का। जल्दी बता। हाँ सर, बात तो सही है, बात तो सही है जी गुरु जी। बोलो मजा आया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। पाव भाजी खाने आ जाओ, अरे वाह यार क्या बात है। हाँ पाव भाजी भी बहुत पसंद है मेरे को। हाँ घूमने के लिए बहुत सारा टाइम पड़ा है बेटा गुरलीन, कोई दिक्कत नहीं है ना। न्यू चैप्टर के लिए रहा नहीं जा रहा। बस कल का टाइम मूवी का सुबह 10 बजे से मित्रों, सुबह 10 बजे से भाइयों बहनों आ जाओ, वेव ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। बेटा देवाशीष मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में 4 तारीख तक, 4 तारीख तक, ठीक है। कोई बात नहीं, गुस्सा होने की कोई बात ही नहीं है। हाँ ओए होए होए अमूल बटर, ठीक है। कल क्लास रिकॉर्ड है फिजिक्स की, नहीं नहीं सुबह तो, अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली आएगी यार। मैं एक बार देख लूं जो आज आने वाली थी एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो आ गई क्या, कब तक आ जाएगी। और अरे सुबह लाइव क्लास है यार, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर की रिकॉर्डिंग की बात हो रही है। काहे परेशान होते हो, काहे परेशान होते हो। 1 मिनट मैं बात भी कर लेता हूं ना अपने भाई से, बैच मैनेजर भाई से बात कर लेते हैं, बहुत बढ़िया बंदा है ये। पूछ लेते हैं, फोन उठा ले बस। हेलो, मैं कह रहा हूं कि वो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 1 दिया था वो कब कब अपलोड होगा अभी। 9 बजे, ठीक है ठीक है। और कल सुबह लाइव क्लास है ना, वो शायद नोटिफिकेशन रिकॉर्डिंग का गया, कल सुबह लाइव क्लास है। हाँ अच्छा, अभी के लेक्चर के लिए भेजे, ओके गॉट इट, ठीक है भाई, ठीक है। और हो सकता है कि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 2 कल दूंगा आपको, है ना, तो कल शाम में उसको अपलोड कर देना, ठीक है। चलो ओके ठीक है। अरे वो रिकॉर्डेड अभी का है यार, 9 बजे आएगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का, कल सुबह अपनी लाइव क्लास है। बहुत बढ़िया, स्वागत तो करो हमारा। आहा हा, क्या कहने, क्या कहने, देखो क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या सीरत है, बेहतरीन। कौन है ये, कौन है ये है न्यूटन चा, ये है न्यूटन चा। न्यूटन चा को हमारा तहे दिल से नमस्कार, न्यूटन चा को तहे दिल से नमस्कार। बहुत बढ़िया, एक्साइटेड है टेडी आर्मी, रेडी है सारे, टेडी लिख दीजिए। मैं आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत मजेदार है। शुरुआत में बहुत सारी थ्योरी है, अब आप पूछो उससे पहले मैं ही बता दूं कि आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, और आपको ये जो थ्योरी है ये आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मैं आपके बैच में भी डलवा दूंगा। ये जो थ्योरी है नहीं लिखना, अभी मत पूछना है लिखना है कि नहीं, नहीं लिखना है। शुरुआत में थ्योरी कहां से लिखना है मैं खुद बता दूंगा, कहां से लिखना है आप मत पूछना, मुझे मालूम है कहां से लिखना है, मैं आपको खुद बता दूंगा। क्या आप रेडी हो? बिल्कुल सर, न्यूटन चा है ये, न्यूटन चा, ठीक है। शीज एजुकेशन इज ग्रेजुएशन, हाँ याद है ना, बिल्कुल याद है। पोल देखा नहीं आपने, कौन सा पोल? बिहार भी घूमेंगे यार, रेडी है, ठीक है। चाइनीज था न्यूटन, चाइनीज कैसे था? रेडी है टेडी आर्मी, पिक्चर है ना न्यूटन चा की बेहतरीन। अच्छा कोई बात नहीं अक्षम, ठीक है। अरे अभी पहले 12th तो खत्म होने दे मेरे भाई, उसके बाद देख लेंगे, बतेरा टाइम पड़ा है, करेंगे ना कुछ रिवीजन के लिए, 11th के रिवीजन के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान करेंगे ही, ऐसी बात थोड़ी है। पहले 12th फिनिश हो जाए, मतलब अभी जो करंट में चल रहा है तो उसको सबको छोड़, 3 को प्री बोर्ड है भाई, तो रोने की क्या बात है तो अब दे के आओ, सामना करो उसका। बोर्ड क्या, फिर तो प्री बोर्ड भी आएगा कुछ टाइम बाद, फिर उसके बाद तुम कहोगे कि सर 3 मई को या कब जो है नीट है, तो भाई
नीट भी देना ही है फिर, है ना, सारी चीजें आएंगी इसमें, मतलब ऐसे रोने से तो कुछ भी नहीं होगा बेटा। वेव ऑप्टिक्स कब तक शुरू हो जाएगा? अभी हो गया। कौन सी सीरीज गुरुजी? प्रणति जैन। कौन सी सीरीज मतलब कहां पे, कहां पे सीरीज? सीरीज कौन सी, समझा नहीं मैं सीरीज। ठीक है ठीक है, चलो देखो इधर। तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, बहुत ध्यान से सुनना। लाइट इस चीज पे जंग छिड़ी हुई थी बेटा, इस चीज पे जंग छिड़ी हुई थी कि लाइट क्या है, वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है। इस चीज पे जंग छिड़ी हुई थी। जैसे आप आज जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर आएगा बहुत छोटा है, 58 मिनट्स का, उसको देखना आप पहला। उसमें मेन अपन ने वो शुरुआत की एकदम थ्योरी करी। तो उसमें मैंने बताया कि इस बात पर भी जंग छिड़ी हुई थी कि एटम के अंदर क्या है, और उसी समय के आसपास इस बात पर भी जंग छिड़ी हुई थी कि लाइट का नेचर कैसा है, कि लाइट पार्टिकल की बनी है कि लाइट वेव की बनी है। तो न्यूटन साहब ने सबसे पहले बोला, कुछ भी नहीं लिखना है, मैं सिर्फ थ्योरी बता रहा हूं, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी इलास्टिक मटेरियल पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पसल्स। ये कॉर्पसल्स आपके वो भी उसमें बायो में भी होते हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो न्यूटन साहब ने कहा कि टाइनी इलास्टिक मटेरियल पार्टिकल्स से बनी है लाइट, जिनको हम कॉर्पसल्स बोलते हैं। वेव नेचर नहीं बोले, पार्टिकल नेचर है। These corpuscles enter our eyes and affect our retina to create a sensation of vision। ऐसा न्यूटन साहब ने कहा। आप देखो, तो न्यूटन साहब भी ये नहीं बता पाए कि ये लाइट का नेचर ड्यूअल नेचर था। लेकिन अगर आप ये देखो कि उनका लाइफ स्पैन कब का था, वो कब कब जीवित थे, तो उस हिसाब से तो उन्होंने फिर भी बहुत आगे की बात कर दी। 1600s के आसपास वो जिंदा थे, 1600s के आसपास वो जिंदा थे। तो तब बहुत पुरानी बात हो गई। और ये जो मॉडर्न फिजिक्स होती है ना, वो 1900 के बाद की बातचीत होती है मॉडर्न फिजिक्स। तो ये तो कब बोल के चले गए, लेकिन फिर भी न्यूटन साहब ने ये बोला कि भाई लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है। लाइट का नेचर पार्टिकल, जहां से लिखना होगा मैं बता दूंगा। अभी सिट बैक एंड रिलैक्स, जैसे आप मूवी देखने आए हो, आराम से पेन रख दो, सब छोड़ दो, अभी थ्योरी चलेगी, ऐसे करके बैठो, ठीक है। ओके सर। तो न्यूटन साहब ने कहा कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और ये देखो ये भी उसी दौरान थे। आप देखो हाइगन्स वेव थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी, ये भी उसी दौरान जीवित थे, क्रिश्चियन हाइगन्स। तब ये सर ये ट्रेंड था कैसे बाल रखने का। आप भी रख लो ना सर, आप क्यों नहीं रखते हो ऐसे बाल? मैं सोच रहा हूं मैं भी ऐसे बाल रख लूं, ठीक है। तो क्रिश्चियन हाइगन्स का आप लाइफ स्पैन देखो तो 1629 से 1695, 66 ईयर्स ये जिए, और ये भी उसी काल में जीवित थे जब न्यूटन साहब जीवित थे। लेकिन न्यूटन साहब थे बहुत ज्यादा फेमस, और हाइगन्स साहब को ज्यादा कोई जानता नहीं था। न्यूटन साहब ने कह दिया कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पसल्स। तो लोगों ने कहा कि न्यूटन भाई ने बोला तो करने का। क्रिश्चियन हाइगन्स का कहना था नहीं नहीं लाइट इज मेड अप ऑफ वेव। तो लोगों ने कहा तू कौन है बे, चल निकल, तू कौन है, आया बड़ा न्यूटन। न्यूटन ने कह दिया ना कॉर्पसल है, पार्टिकल, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये बड़े बाल रखने से तू न्यूटन से वो थोड़ी मुकाबला कर पाएगा, बड़े बाल रख के कोई थोड़ी न्यूटन बन जाएगा, चल भाग। ऐसे लोगों ने उसको दुत्कार दिया। तो उसने कहा कि रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। ये जो शायरी है क्रिश्चियन हाइगन साहब की लिखी हुई है। ये जो शायरी है ये क्रिश्चियन हाइगन साहब ने ही लिखी थी। वही मैं आपको सुनाता हूं कि रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। बोले आज तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो सकता है कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसों तो मेरी बात मानोगे ही मानोगे, ठीक है। ओके, तो इन्होंने एक थ्योरी दी अल्टीमेटली ऑन एंड ऑल। अभी देखो ये बिल्कुल भी नीट रेलेवेंट नहीं है, जो यहां पे जो लिखा है नीट रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्ट ये आपको नहीं बता रहा कि भाई ये वेव, इन्होंने देखो नाम से समझ में आ रहा है वेव थ्योरी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब ऐसा लिखा हुआ है, वो पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं, क्योंकि भाई ने बहुत बड़ा काम किया था न्यूटन के अगेंस्ट जाके। और ऐसा थोड़ी था कि अगेंस्ट जाके मतलब कि एकदम जान के दुश्मन हो गए, एक दूसरे के नाम की सुपारी दे दी, ऐसा नहीं है भाई। उनका अलग मानना था, इनका अलग मानना था, सीधी बात है, अपना अपना दिमाग है। तो ये जो थ्योरी है इन्होंने, मैं अल्टीमेटली आपको बताऊं कि इन्होंने न्यूटन साहब के जस्ट विपरीत बात बोली कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेव, और इन्होंने एक थ्योरी दी। ये आपको नहीं करनी है, मैं पहले ही आपको बता दूं, ये थ्योरी आपको नहीं करनी है, बिल्कुल काम की नहीं है। इन्होंने क्या कहा, ल्यूमिनीफेरस ईथर। इन्होंने कहा कि सब जगह ल्यूमिनीफेरस ईथर है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। लाइट ट्रेवल करती है किस रूप में, लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। फॉर लाइट टू प्रोपेगेट अ मीडियम कॉल्ड एज ल्यूमिनीफेरस ईथर मीडियम एग्जिस्ट ऑल ओवर यूनिवर्स। इन्होंने कहा कि लाइट वेव है, और ये बात उन्होंने गलत नहीं बोली, सही बोली।
लाइट प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम इन्होंने मान लिया, एक मीडियम होता है, उस मीडियम से लाइट ट्रेवल करती, जबकि हमें पता है, हम ईएम वेव पढ़ के बैठे हुए हैं कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट। तो ये बात जो है ये थोड़ी विचित्र सी इन्होंने बात बोली कि लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम जिसे बोला जाता है ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम, वो एग्जिस्ट करता है पूरे ब्रह्मांड में, ऐसा इन्होंने बोल दिया, ठीक है। और बोले कि डिफरेंट कलर्स आर बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग, ये तो बात सही बोली इन्होंने, कुछ बात सही बोली, मैं आपको बता दूं ये बात गलत बोली, ये बात सही बोली कि लाइट वेव फॉर्म रखती है, लेकिन आगे चल के हमें पता चलेगा कि लाइट का नेचर ड्यूअल होता है। खैर, तो लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और ये भी बात इन्होंने सही बोली कि अलग अलग रंग जो है वो अलग अलग वेवलेंथ की वजह से होते हैं। लेकिन हुआ क्या, बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन हुआ क्या, अभी आगे चल के बताता हूं कि क्या पंगा हो गया। देखो, दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन, है ना, मतलब वो नहीं होता कि किसी मीडियम पे लाइट रे आती तो पार्शियली वो रिफ्लेक्ट होती, पार्शियली रिफ्रैक्ट हो जाती, होता है कि नहीं होता। तो ये थ्योरी से इन्होंने प्रूव कर दिया, इस थ्योरी से अपनी हाइगन साहब ने अपनी वेव थ्योरी से प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया कि पार्शियली रिफ्लेक्ट होती, पार्शियली रिफ्रैक्ट होती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सब प्रूव कर दिया अपनी थ्योरी से, बस ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाए। इनकी जो वेव थ्योरी थी, उस वेव थ्योरी के आधार पर, उस वेव थ्योरी के बेस पे इन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन सब प्रूव कर दिया। लेकिन जब लोगों ने इनसे प्रूफ मांगा तो इन्होंने कागज सामने कर दिया कि देखो, बोले हैं एक कागज पे थोड़ी हम बिलीव करते हैं, बोले न्यूटन जैसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। हालांकि कॉर्पस्कुलर थ्योरी में न्यूटन ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करके दिखाया था, लेकिन लोग न्यूटन के दीवाने थे। लोग किसके दीवाने थे? न्यूटन के दीवाने थे। तो इनकी बात जो है आई गई हो गई, पर कोई बात नहीं, चलो इन्होंने वो शायरी लिख दी फिर, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन रेयरर मीडियम एंड नॉट इन डेंसर मीडियम, ये भी बात इन्होंने सही बोली, सारी बात इन्होंने बोल दी। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम हाइगन्स वेव थ्योरी, मैंने क्या कहा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता ना, वो प्रूव कर दिया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, वो सब प्रूव कर दिया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली साबित नहीं कर पाए। आपको अगर ये पढ़ना है पीछे का तो ये देख लीजिए, कुछ लिखना नहीं है, क्या लिखना होगा बता दूंगा। हाँ सर, इंटरेस्ट आ रहा है, फील आ रहा है, देखो फिजिक्स को इंटरेस्ट के साथ ही पढ़ाया जाता है और पढ़ा भी जाता है इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स ऐसी चीज है यार कि बहुत ही प्यारी चीज है फिजिक्स। अभी क्योंकि मैं स्टूडियो में अकेला हूं तो मैं कह सकता हूं कि फिजिक्स दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, और ये स्टेटमेंट मैं तुरंत बदल सकता हूं अगर मेरी वाइफ स्टूडियो में बैठी हो तो मैं फिर कहूंगा कि जो है फिजिक्स दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज नहीं है, ठीक है, इसको खौफ कहो या कुछ भी कहो। चलो भाई, ये देखो अब यहां पे क्या लिखा है, हाइगन्स थ्योरी के ड्रॉबैक। ड्रॉबैक समझते हो? अरे ड्रॉबैक समझते हो? ड्रॉबैक, ड्रॉबैक मतलब कमियां, खामियां। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि लाइट क्यों स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ल्यूमिनिफेरस ईथर कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर, लोगों ने कहा कि ओ चाचा इधर आओ, चाचा, ओ हाइगन चाचा इधर आओ, बोले हाँ, बोले ये ल्यूमिनिफेरस ईथर कहां है? बोले पूरे ब्रह्मांड में। बोले हमें तो मिला ही नहीं, हम पे तो है ही नो। समझ में आ रही बात? ल्यूमिनिफेरस ईथर कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर, ल्यूमिनिफेरस ईथर के कोई अते पते ही नहीं थे, क्योंकि कुछ होता ही नहीं ऐसा, वो इनके ख्याली पुलाव थे भाई के। कुड नॉट एक्सप्लेन मॉडर्न फिजिक्स कंसेप्ट लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि हम ड्यूअल नेचर में देखने वाले उस तरीके के, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से समझा जाता है मित्रों। जब मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताऊंगा तो बताऊंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर से प्रूव होता है ना, वेव नेचर से नहीं होता। तो ये सारी चीजें कुछ कमियां खामियां थी, तो लेकिन इन्होंने बात बहुत गहरी बोली। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सब इन्होंने प्रूव कर दिया हाइगन ने वेव थ्योरी से, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आया कि भाई यार, लोगों को लगा कि पगला गया है, लोगों को क्या लगा कि ये पगला गया, ठीक है। पहले बताओ यहां तक की बातचीत क्लियर है इंडस्ट्री के लोगों से? बेटा किशन, मैं अभी आज पूरा दिन मेरा क्लास लेते लेते हो गया, रिकॉर्ड करते करते हो गया, है ना। 2 न्यूटन एंड 1 फ्रेम आप और उनके पीछे, अरे यार, हाय गन यार, ये क्लिप मैम को मत दिखा देना, खौफ नहीं इज्जत और प्यार है। हाँ जी, गुरुजी डर गए और पकड़े गए, क्या करें,
बेटी बचाओ बेटा भगाओ, हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटा भगाओ, आ जाओ आ जाओ आगे चलो। अब सुनो, अभी हाइगन्स साहब, हमें पता है कि हाइगन्स साहब ने कोई बहुत गलत बात तो नहीं करी, बस वो ईथर मीडियम वाली बात को छोड़ के बस वो एकदम बिल्कुल बेफिजूल की उलझुल बात उन्होंने करी, लेकिन उसके अलावा बाकी उन्होंने सही बातें बोली। तो अब उनकी थ्योरी को थोड़ा सा सम्मान देना पड़ेगा और थोड़ा सा उनकी थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। इनकी जो आगे की थ्योरी है हाइगन साहब की वेव थ्योरी, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। तो देखना, बहुत ध्यान से सुनना। अब हम पढ़ रहे कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। यहां पे अब एक वर्ड इंट्रोड्यूस होगा, वेव फ्रंट। क्या होता है वेव फ्रंट, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक पॉइंट सोर्स है, जैसे एक बल्ब हो गया, एक पॉइंट सोर्स हो गया, जैसे लाइट का पॉइंट सोर्स है, लाइट का पॉइंट सोर्स है, ठीक है। तो वो चारों दिशाओं में लाइट एमिट करेगा, चारों दिशाओं में लाइट एमिट करेगा। हाँ सर, तो ये किसका सरफेस हो गया, ये किसका सरफेस हो गया, वेव का सरफेस हो गया, वेव का सरफेस। अब वेव फ्रंट क्या होता है बताता हूं। वेव फ्रंट क्या होता है, ये पॉइंट सोर्स है, ये वेव्स एमिट कर रहा है चारों दिशाओं में। अब वेव फ्रंट क्या होता है, ये इन्होंने ही बोला वेव फ्रंट, है ना। तो यहां पे लिखा हुआ है देखो, डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट, डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट। शुरुआत में थ्योरी है, थ्योरी को थ्योरी की तरह ही लेंगे, बहुत ज्यादा भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि थ्योरी अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी चीज इसमें थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। जितना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा सकता हूं उतना पढ़ा रहा हूं। पॉइंट सोर्स लाइट एमिट कर रहा है। अब वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। मैथ्स में लोकस का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्शन, कलेक्शन। अ लोकस या कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम where all the light waves reach simultaneously from a single source such that they vibrate in the same phase with the same frequency and amplitude। समझना बहुत ध्यान से। वेव फ्रंट क्या है मैं आपको बताता हूं, वेव फ्रंट क्या है मैं आपको बताता हूं। ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिन पॉइंट्स का फेज डिफरेंस नहीं है, जिन पॉइंट्स का फेज एकदम सेम है। और ध्यान से पढ़ो दोबारा से क्या लिखा हुआ है, इन अ मीडियम वेयर ऑल द लाइट वेव्स रीच साइमल्टेनियसली। ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जहां पे जिन पॉइंट्स पर लाइट साइमल्टेनियसली रीच कर रही है फ्रॉम अ सिंगल सोर्स सच दैट दे वाइब्रेट इन द सेम फेज। इन सभी पॉइंट्स का फेज क्या है, सेम है। तो फेज सेम है तो कोई फेज डिफरेंस नहीं है, और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ये सब वाइब्रेट करते हैं। सेम एम्पलीट्यूड है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम फेज है, सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड। ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो होता है वो वेव फ्रंट कहलाता है। वेव फ्रंट अलग अलग शेप्स का होता है। वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, जो जिन पॉइंट्स पर लाइट साइमल्टेनियसली रीच करती है और जिन पॉइंट्स सबका फेज सेम होता है, सबका एम्पलीट्यूड सेम होता है, सबका सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी। अच्छा सर, उसको वेव फ्रंट कहते हैं। अब आई वुड सजेस्ट कि इसको डेफिनेशन को, वेव फ्रंट की डेफिनेशन को लिख लेना। जो जो चीज लिखने लायक होगी मैं लिखता जाऊंगा कि लिख लेना, ठीक है। इसको लिख लेना, वेव फ्रंट की डेफिनेशन याद कर लो, कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई इसमें बुराई नहीं है। जल्दी से इसको याद कर लो। ठीक है सर, याद कर लिया, ठीक है सर याद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बना के दिखाऊंगा वेव फ्रंट, डोंट वरी। अभी के लिए याद रखो ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन। मैं कह रहा हूं कि इसको बहुत ज्यादा भावुक होकर नहीं पढ़ना है, बस एक बार ऐसा रीडिंग मार ली इसकी, ठीक है, काफी है। अच्छा सर, अब अगर अपन आगे चलें तो वेव फ्रंट के कुछ शेप्स होते हैं, जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट, वो याद है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसे ही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता था, कलेक्शन या लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट जिनका पोटेंशियल सेम होता था। वैसे ही वेव फ्रंट क्या है, कलेक्शन या लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट जिनका फेज सेम है। अच्छा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए पॉइंट सोर्स है, जैसे मान लीजिए क्या है, ये पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स से मैं आपको बताता हूं, एक मिनट, बल्ब, ये ले आए हम बल्ब, ठीक है। तो देखो इधर, ये देखो ये पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स से जब लाइट निकल रही है, पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है कुछ इस प्रकार से, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे। अरे सर, इसको हम वैसे फील नहीं कर सकते क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके परपेंडिकुलर हुआ करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के, वैसे लाइट रेज जो निकल रही हैं इनके परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ओ स्फेरिकल वेव फ्रंट, वाह सर फील आ गई। तो सर बेटर तरीका इसको समझने का, ऐसे इक्विपोटेंशियल, आपको जैसे समझना है वैसे समझ लो। जैसे जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर नहीं होते थे किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, वैसे ही लाइट रेस एमिट हो रही चारों दिशाओं में। तो ये ऐसी शेप के नहीं बन रहे, ये स्फीयर बन रहे हैं। वो तो मैं पूरा स्फीयर बना रही नहीं रहा, पूरा स्फीयर बना नहीं रहा। तो
अच्छा ये क्या हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। जब आप किसी पॉइंट सोर्स से फाइनाइट डिस्टेंस पे खड़े होंगे तो आपको कैसे वेव फ्रंट महसूस होंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट महसूस होंगे। कैसे वेव फ्रंट महसूस होंगे, स्फेरिकल। अच्छा सर ठीक है समझ गए, अच्छा सर ठीक है समझ गए, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है सर, स्फेरिकल वेव फ्रंट लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पर। ऐसा क्यों सर, बता दूं, बता देता हूं चलो। फाइनाइट डिस्टेंस क्यों, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बताता हूं। देखो जैसे मान लीजिए पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, जैसे मान लीजिए पॉइंट सोर्स है, ठीक है। इससे जो वेव फ्रंट निकल रहे हैं देखना, ऐसे ऐसे ऐसे, आप जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो, क्या ये जो वेव फ्रंट है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्लेन जैसा होता जा रहा है। जैसे यहां पे आपको स्फीयर फील हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाओगे तो वेव फ्रंट ऑलमोस्ट कैसा फील होगा, प्लेनर फील होगा। कैसा फील होगा, प्लेनर फील होगा। अच्छा इसलिए आप ये कह रहे हो कि फाइनाइट डिस्टेंस तक तो पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं वेव फ्रंट देखो स्फेरिकल कम और प्लेनर ज्यादा फील हो रहा है। अच्छा हाँ सर, इसका मतलब क्या मैं कह दूं कि प्लेनर वेव फ्रंट कोई भी सोर्स हो, कैसा भी सोर्स हो, नॉट ओनली पॉइंट सोर्स, कैसा भी सोर्स हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई भी सोर्स है, मान लो कोई भी सोर्स है यहां पे, कैसा भी सोर्स है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाने के बाद क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर देखो, ये देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कैसा हो गया, प्लेन हो गया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कैसा हो गया, प्लेन हो गया। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये जो वेव फ्रंट है ऑलमोस्ट कैसा फील होगा, प्लेन फील होगा। ऑलमोस्ट कैसा फील होगा, प्लेन फील होगा। सही बात है, हाँ सर सही बात है। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, spherical wave front when a point source is at some small finite distance the wave surface obtained is a sphere, a part of this is called as a spherical wave front। अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा वेव है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, लेकिन उसका कुछ हिस्सा ही आप देखोगे, वो स्फेरिकल वेवफ्रंट का कुछ हिस्सा ही आप देखोगे, उसको बोल दोगे स्फेरिकल वेवफ्रंट। लेकिन ध्यान रहे पॉइंट सोर्स से फाइनाइट डिस्टेंस पर आपको क्या मिलेगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट मिलेगा। ये देख लो, तो थ्योरी है, ठीक है चलने दो, थ्योरी है चलने दो, ठीक है क्लियर है। मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन। हाँ सर बताओ सर, देख तेरे सारे डाउट तो कहता ना कि डाउट आने से पहले क्लियर कर देते हो। सुन, चारों दिशाओं में, अब मैं चारों दिशाओं तो बना नहीं सकता, मतलब 3D में नहीं बना सकता, 2D में बना सकता हूं। अरे चारों दिशाओं में 3D में कैसे बनाऊंगा भाई, लिमिटेशन है। कैसे लिमिटेशन है भैया, बोर्ड तो 2D है लेकिन ये चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में फैल रहा है। तो लाइट ऐसे पॉइंट ऑफ कलेक्शन जहां पे लाइट सेम सेम टाइम पर पहुंचेगी। देखो जैसे यहां पे ये पॉइंट, 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 इन सारे पॉइंट्स पर लाइट सेम टाइम पर पहुंचने वाली है। थोड़ा सा भावनाओं को समझना, इन सारे पॉइंट्स पर लाइट सेम टाइम पर पहुंचने वाली है। तो ये सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा देखो वो 3D में होगा। अभी मैं इनको जोड़ूंगा तो आप कहोगे सर्किल बन रहा है, मैं बोलूंगा गलत, ये स्फीयर बनेगा क्योंकि डायग्राम 3D में होगा। अच्छा सारे ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका फेज सेम होगा, तो ये क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट। लेकिन अपन इसको पूरा स्फेरिकल नहीं बनाते, इसका एक पर्टिकुलर हिस्सा ही बनाते हैं, जैसे इस तरीके से ऐसे 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 करके। समझ में आई बात, हाँ सर बढ़िया है सर, मजा आ गया। बहुत ज्यादा लोड लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसमें मेन सवाल बनते हैं इस चैप्टर में, कहा इंटरफेरेंस पर जो मैं आगे सिखाऊंगा, और वाईडीएससी पर, और पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन पर, इन पर बनते हैं मेन सवाल। जो अभी हम पढ़ रहे हैं इस पे सवाल बनते नहीं है। हाँ हाईगंस बाबा को हमारा प्रणाम कह दीजिए, बिल्कुल। अरे नहीं सिद्धि उन्होंने नहीं लिखी थी, हिंदी की शायरी थोड़ी लिखेंगे वो, हिंदी उर्दू की शायरी थोड़ी लिखेंगे वो, मजाक कर रहा था। 10 मिनट स्पाइडरमैन बनकर पढ़ाएगा, आपकी रील्स देखी थी, ठीक है एक दिन स्पाइडरमैन बन के पढ़ाता हूं। दिशा तो पता नहीं है, हाँ दिशा पता नहीं, ठीक है तो शार्ट देख लेंगे एक दिन, स्पाइडरमैन बन के पढ़ाते ना एक दिन। ठीक है ना। डीसी के फैन हो या मार्वल के, बराबर है ऑलमोस्ट यार, ठीक है। दिशा तो रहती है खैर कॉलोनी में,
उसमें तो कोई शक नहीं है। सर तो जहां से न्यूमेरिकल बनते हैं वहां से पढ़ाओ ना। कहा अच्छा रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। पढ़ा रहा हूं, रुक जा, इंटरफेरेंस पे आएंगे। पहले हाइगन बाबा की आत्मा को शांति मिल जाएगी, पहले थोड़ा सा देख लेते, उसके बाद इंटरफेरेंस वगैरह पे आएंगे, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये देखो प्लेन वेव फ्रंट बता तो दिया, व्हेन अ सोर्स इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस द स्मॉल पोर्शन ऑफ द वेव सरफेस अपीयर्स टू बी प्लेन एंड इट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। बता तो दिया है यार, बहुत दूर तक आते आते वेव फ्रंट स्फीयर का कैसे फील होने लगेगा, प्लेनर वेव फ्रंट की तरह फील होने लगेगा, लेकिन उसके लिए दूरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दूरी कैसी होनी चाहिए भैया, बहुत ज्यादा दूरी जब होगी तो धीरे धीरे वेव फ्रंट कैसा लगने लगेगा, प्लेनर, चाहे कैसा भी सोर्स है, कैसा भी सोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट, बहुत बढ़िया। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये एक्स्ट्रा है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, ये एक्स्ट्रा है, ये मैं आपको ऐसे ही बतला दे रहा हूं, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये मैं लिख देता हूं एक्स्ट्रा है, अभी कुछ भी नहीं लिखना है जब तक मैं नहीं बोल देता। हाँ, वो वेव फ्रंट की एक डेफिनेशन लिख लेना, वेव फ्रंट की एक डेफिनेशन लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाइगन्स प्रिंसिपल, बस अभी ये होने वाला है, खत्म होने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। देखना क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ स्लिट और लीनियर सोर्स ऑफ लाइट इज यूज्ड द पार्ट ऑफ द वेव सरफेस ऑब्टेन्ड अपीयर्स टू बी अ पार्ट ऑफ सिलेंडर एंड इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। पहले शुरुआत करेंगे हम यहां से इत्मीनान से। स्लिट समझते हो, स्लिट क्या होता है, स्लिट का मतलब क्या होता है, स्लिट का मतलब मैं आपको बताऊं, स्लिट का मतलब मैं आपको बताता हूं, रुको अभी ठीक करके देता हूं। स्लिट का मतलब मैं आपको स्लिट बना के दिखाता हूं, मैं आपको स्लिट बना के दिखाता, रुक जाओ। ये देखो, स्लिट का मतलब, वैसे तो आप, होल का मतलब क्या होता है, होल का मतलब तो छेद होता है, छेद करना। और स्लिट का मतलब क्या होता है, स्लिट का मतलब होता है, बता रहा हूं, ये जो मैंने किया, ये क्या किया, ये मैंने क्या किया, स्लिट बना दी, इसी को स्लिट कहते हैं, चीरा लगाना, स्लिट करना। आप जब डॉक्टर बनोगे, सर्जन बनोगे, तो बिना चीरा लगाए कैसे ऑपरेशन करोगे, मतलब वो ऑपरेशन हटा दो जो बिना चीरा लगाए हो जाते हैं, लेकिन आपको बाकी सर्जरीज, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करनी है, उसके लिए तो आपको पेशेंट के शरीर में चीरा लगाना पड़ेगा, तो उस चीरे को स्लिट बोलते हैं। होल किसे बोलते हैं, उंगली घुसा दो इसमें, मान लो होल कर दो, और ये होती है स्लिट। ये क्या होती है, देखो ये क्या हो गई, ये स्लिट हो गई, पतली सी दिख रही, ये स्लिट हो गई, इसको स्लिट बोलते हैं। बहुत सही सर, अब इसको रख देता हूं भाई, इसको रख देता हूं क्योंकि डेंजरस सी चीज है, इसको हटा देते, ठीक है। चलो, तो जब किसी स्लिट से लाइट पास होती है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन जाता है। या स्लिट, देखना मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, या तो आपके पास कैसा सोर्स हो, लीनियर सोर्स हो, लीनियर सोर्स मतलब लाइन सोर्स, सीधा सा सोर्स हो, जैसे बल्ब तो पॉइंट सोर्स हो गया, लीनियर सोर्स हो। जैसे लीनियर सोर्स का मतलब बताऊं, लीनियर सोर्स का मतलब बताता हूं, एक मिनट, ये देखो, अरे भाई ने बहुत खर्चे कर रखे, ये शायद बैटरी, हाँ ये देखो, हाय हाय हाय, ये देखो ये लीनियर सोर्स है, क्या है, कैसा सोर्स है, बल्ब तो कैसा सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स होता है, ये कैसा सोर्स है बेटा, ये लीनियर सोर्स है। वाह सर क्या बात है, इसमें अलग अलग मोड्स भी हैं, इसमें अलग अलग मोड्स भी हैं, पता नहीं बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं है ना। तो ये लीनियर सोर्स है, कैसा सोर्स है ये लीनियर सोर्स है, ठीक है। ओके सर, बहुत बढ़िया हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई। अब या तो लीनियर सोर्स हो, उसकी वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा वो सिलेंड्रिकल होगा, या फिर आपके पास लीनियर सोर्स ना भी हो, तो आप क्या करो, या तो आपके पास लीनियर सोर्स हो तो आपके पास वेव फ्रंट कैसा बन जाएगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। कैसा वेव फ्रंट बनेगा इसका, ये जो वेव फ्रंट बनाएगा, इसके जो वेव फ्रंट होंगे, वेव फ्रंट एक इमेजिनरी कंसेप्ट है ना, तो इसके जो वेव फ्रंट होंगे वो कैसे होंगे, ऐसे सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल नहीं होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, स्फेरिकल नहीं होंगे, कैसे होंगे, सिलेंडर जैसे होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे। समझ में आ पा रही बात, हाँ जी सर समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया। इसको रख देते ध्यान से भाई, बहुत महंगी लाइट है, 7-1 हजार रुपए की है। चलो तो, अरे एक मिनट रुको, और सर अगर आपके पास, क्योंकि आगे काम आएगा अपने जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, और अगर सर ये तो लीनियर सोर्स नहीं, तो पॉइंट सोर्स है, तो अगर आपके पास लीनियर सोर्स नहीं, पॉइंट सोर्स है, तो पता है क्या करो, तो पता है क्या करो, इस लीनियर सोर्स के आगे, सॉरी लीनियर सोर्स बोल रहे, इस पॉइंट सोर्स के आगे एक स्लिट लगा दो। क्या लगा दो, एक स्लिट लगा दो। तो जब वेव फ्रंट इस स्लिट से पास होगा तो कैसे, देखना सुनना,
लीनियर सोर्स दिखा दिया आपको, लीनियर सोर्स, उसकी वजह से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेंगे। लेकिन आपके पास लीनियर सोर्स नहीं है तो क्या करें? तो आप एक पॉइंट सोर्स ले लो और उसके आगे एक स्लिट लगा दो, तो स्लिट से पास होने के बाद वेव फ्रंट कैसे हो जाएंगे? सिलेंड्रिकल हो जाएंगे। ये आगे काम आएगा, ये थॉमस यंग ने अपने उसमें किया था, YDSC में किया था। ये देखो, जैसे मान लीजिए ये प्लेनर वेव फ्रंट है, या स्फेरिकल भी वेव फ्रंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लेनर वेव फ्रंट है मान लो, और यहां पे आपने चीरा लगा रखा है ऐसे, इस तरीके से ऐसे चीरा लगा रखा है। तो जब ये प्लेनर वेव फ्रंट इस स्लिट से पास होंगे, ये स्लिट ऐसी दिखेगी, स्लिट मतलब ऐसा कट आउट, इस तरीके से ऐसा स्लिट, ऐसा चीरा, ये चीरा है। इस चीरे से जब ये प्लेनर वेव फ्रंट पास होंगे तो कैसे वेव फ्रंट बन गए? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन गए। कैसे वेव फ्रंट बन गए बेटा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन गए। बोलो फील आई क्या? बोल मेरे मित्र, फील आई क्या? हाँ जी साहब, बिल्कुल सर, आगे देख ले, देख। ठीक है, जल्दी बता, यहां तक की बातचीत क्लियर है? साइंटिस्ट के बाल बड़े क्यों होते हैं मैक्सिमम टाइम? ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि वो ज्यादा पर्सनल लुक्स पे ध्यान नहीं देते, और फिर मतलब वो बाल पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो ध्यान नहीं देते तो बढ़ जाते हैं बाल। ठीक है, हाँ, फोटोशूट में काम आती है, यस, ठीक है। स्टूडियो में और कोई नहीं है? नहीं, मीशो से नहीं है, अमेजन से मंगवाई थी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो, मेरे कहने का मतलब है, मैं वही बोल रहा था कि एक्स्ट्रा है, मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, ये एक्स्ट्रा बात है, ये नहीं भी बताता तो भी चल जाता। एक लीनियर सोर्स, इस तरीके का सोर्स है, ऐसा एक सोर्स है, ये जब वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा तो एक ऐसे वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। शिवांगी, अगर आपने वो पढ़ा है बेटा, क्या आपने चार्ज्ड सोर्स पढ़ा था? चार्ज का सोर्स, लाइन सोर्स, उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल था। वैसे ही मान लीजिए क्या है, ये एक लाइट का कैसा सोर्स है? लीनियर सोर्स है। जैसे वो ट्यूबलाइट टाइप दिखाई मैंने आपको, जैसे वो ट्यूबलाइट टाइप दिखाई, तो जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा बनेगा बेटा? जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। कैसा वेव फ्रंट बनेगा? जो वेव फ्रंट बनेगा वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो लीनियर सोर्स है तो उससे आप सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना सकते हो, और लीनियर सोर्स नहीं है तो कैसा भी सोर्स है उसके आगे स्लिट लगा दो, पॉइंट सोर्स के आगे भी स्लिट लगा दोगे तो ऐसा सिलेंडर जैसा वेव फ्रंट बनने लगेगा। ठीक है सर, बस वही बात है और कुछ भी नहीं। व्हेन अ slit or linear source of light is used as the part of wave surface obtained appears to be a part of cylinder, and उसी को cylindrical wave front बोलते हैं। इसमें से कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं, इसमें से कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, मैं बोल रहा हूं इनसे सवाल नहीं बनते हैं, सवाल इंटरफेरेंस से बनते हैं, और वो हम 10-15 मिनट में इंटरफेरेंस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं, पॉइंट सोर्स से तो नहीं होगा, लाइट सोर्सेज लाइक स्लिट, लाइट, ये बेस्ट ऑप्शन है, लाइट सोर्स लाइक सर्कल, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एट इंफिनिटी नहीं, तो बेस्ट ऑप्शन यही है, बेस्ट ऑप्शन यही है। लाइट गई, आज लाइट बहुत जा रही है यार, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑप्शन बेटा यही है। कौन सा? लाइट सोर्स लाइक स्लिट। मैं थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा देता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, लाइट सोर्स लाइक स्लिट। ठीक है, स्लिट से, स्लिट बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारे लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाने का। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। लाइट फ्रॉम स्टार रीचिंग ऑन अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ डैश वेव फ्रंट, लाइट जो कि किसी बहुत दूर दराज के तारे स्टार से आ रही है, जब वो अर्थ सरफेस तक पहुंचती है तो कैसा वेव फ्रंट मिलता होगा अपने को? चलो इसमें मैं पोल देता हूं, इसमें मैं तुम लोगों को ना क्या देता हूं? पोल देता हूं। क्या देता हूं? पोल देता हूं। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, पोल देता हूं। ठीक है, पोल देता हूं। लाइट फ्रॉम स्टार रीचिंग ऑन अर्थ सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ डैश वेव फ्रंट। देख लो, बस ये हाइगन प्रिंसिपल 3-4 पेजेस और है, 3-4 स्लाइड और है, उसके बाद इंटरफेरेंस शुरू कर देंगे। क्या शुरू कर देंगे? इंटरफेरेंस। ठीक है, और इंटरफेरेंस में सॉल्विंग ही सॉल्विंग है, उसमें थ्योरी नहीं, उसमें सॉल्विंग ही सॉल्विंग है। ठीक है बेटा,
ठीक है सर, जैसा आप बोलो, कोई इशू नहीं है। पोल दे दूं? हाँ सर दे दीजिए ना सर, पोल देता हूं। वो लेक्चर देख लेना बढ़िया से, एकदम 1 घंटे का लेक्चर है, आराम से लेटे लेटे भी देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लगेगा कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ऐसा लगेगा कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है। दूर से देखा तो फिजिक्स नजर आया, दूर से देखा तो फिजिक्स नजर आया, पास जाके देखा तो केमिस्ट्री पाया, पास जाके देखा तो केमिस्ट्री पाया। क्या बात है, ठीक है, आ जाएगा अभी 9 बजे, देख लेना। और एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे फिर। हाँ भाई, अभी 30 सेकंड हुए नहीं क्या? लाइट फ्रॉम स्टार रीचिंग ऑन अर्थ सरफेस, स्टार ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो गया, तो कैसा वेव फ्रंट हमें मिलेगा? प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा, प्लेनर वेव फ्रंट मिलेगा। बी ऑप्शन सही है बेटा, 64%, अभी भी 64 और अच्छा हो सकता था। कौन है स्फेरिकल क्यों होगा? मैंने क्या बताया, कैसा भी लाइट सोर्स हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आते आते या बहुत बड़ी डिस्टेंस तक आते आते, कैसा भी पॉइंट सोर्स हो, लाइन हो, पॉइंट हो, कैसा भी पॉइंट सोर्स हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आते आते सारे वेवफ्रंट प्लेनर बन जाते हैं। इनफाइनाइट तक आते आते सारे वेवफ्रंट प्लेनर बन जाते हैं, बताया था मैंने। हिमांशु, अंजलि, सेजलबा, आसावरी, हितादा, प्रणव, मोहम्मद इसाद, आलम, अनीश, रोहित राजकुमार, इस बार ठीक है, तो डन हो गया सर, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, और यहां पे कंसेप्ट ऑफ वेव नॉर्मल, कुछ खास बात नहीं है, कुछ खास बात नहीं है, बने रहिए मेरे साथ। इंटरफेरेंस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, और इंटरफेरेंस के बाद वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। हाँ बिजी तो थे यार साइंटिस्ट लोग। ओके कृष्णा बेटा, बर्थडे से ट्रॉमा क्यों है जिया बेटा? अपसेट मत हो बिल्कुल भी, तो बहुत खास मौका होता है, एकदम मुबारक मौका होता है एकदम बर्थडे, तो है ना। क्यों डिप्रेस होना है? क्यों? हो सकता है कुछ आपका कुछ बुरी यादें जुड़ी हो, तभी आपने कहा कि मुझे ट्रॉमा है बर्थडे का, ठीक है। ओके शिवांगी, मोस्ट वेलकम। फिजिक्स से डर नहीं, प्यार करना सिखा दिया, ठीक है। हाँ ओपनहाइमर देखिए। क्लास कब तक है? 9:30 तक तो है। संजू राठौड़ के गाने बज रहे हैं। ईयर में पेन हो रहा है, ईयर में, कि वो हो सकता है इसलिए हो रहा हो, ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा रखे हो, थोड़ी देर हटा दो, थोड़ी देर नॉर्मल स्पीकर से सुन लो, हो जाता है। नॉर्मल आंखों में पेन होना, ईयर्स में पेन होना लाजमी। चलिए, कंसेप्ट ऑफ वेव नॉर्मल, बने रहिए मेरे साथ। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट शुरू होगा, ढोल नगाड़े बजा के बोल दूंगा कि भाई यहां से बनते हैं सवाल। अभी सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रही है, सिर्फ हाइगन का लिहाज किया जा रहा है, जो वो थ्योरी देके गए थे ना हाइगन बाबा, बस उसका लिहाज किया जा रहा है और कुछ नहीं। कंसेप्ट ऑफ वेव नॉर्मल, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कहां से याद रखना है मैं खुद बता दूंगा, कहां से आपको चीजों को सीरियसली लेना है, जब मैं आपको सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको सुपर पोजिशन ऑफ वेव पढ़ाऊंगा। और सुपर पोजिशन ऑफ वेव में मेरे की पॉइंट याद रखोगे, एक सवाल गलत नहीं होगा, एक सवाल गलत नहीं होगा, चाहे कैसा भी सवाल हो, की पॉइंट याद रखोगे ना, मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहेगा, ठीक है। 1 मिनट, बताता हूं। ये देख, ये देख, आगे जब मैं काफी कुछ पढ़ा दूंगा तेरे को इंटरफेरेंस में, ये सारी चीजें बता दूंगा, उसके बाद मैंने सारे फॉर्मूला एक जगह लिखे हुए, यहां की चीजों को आप लेना सीरियसली। अभी हाइगन फाइगन, ठीक है, तब नहीं लोगों ने सीरियसली लिया, अभी कौन सा हम सीरियसली लेंगे ठीक है सर, आप भी बाकी लोगों की तरह ही निकले, आप भी हाइगन साहब को तवज्जो नहीं दे रहे। अरे ठीक है भाई, मतलब हो गई बात एक बार हाइगन साहब की, आगे बढ़ो। डेफिनेशन ऑफ वेव नॉर्मल, लेकिन ये सब हाइगन साहब की थ्योरी ही चले जा रही, ये सब हाइगन साहब की थ्योरी चली जा रही, थोड़ी सी और, मतलब 10 मिनट और मुश्किल से मुश्किल। द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट एनी पॉइंट टू द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट, ये तुम्हारा भाई ऑलरेडी बता चुका है कि जो वेव फ्रंट है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती थी, वैसी जो वेव, ये वेव फ्रंट है, मान लो इस तरीके से वेव फ्रंट है, तो वेव नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, कह रहा है। वेव नॉर्मल क्या होता है? कह रहा परपेंडिकुलर होता है, बस इतनी सी बात बोल रहा है। किसके परपेंडिकुलर होता है? किसके परपेंडिकुलर होता है? वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। तो वेव नॉर्मल क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, वेव फ्रंट के जो परपेंडिकुलर लाइनें होती है उसको वेव नॉर्मल बोल दिया। अब इस बुढ़ाऊ का अब ज्यादा हो रहा है, ये बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोल रहा है,
to the perpendicular drawn at any point to the surface of wavefront which shows the direction of propagation of light is called as wave normal। मान लीजिए यहां पे क्या है, सोर्स है। ये बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है। ये देखो इधर, मान लीजिए ऐसे लाइट निकल रही है इस तरीके से, ऐसे ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो कोई भी पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस वेव फ्रंट पे तो आपको वेव नॉर्मल मिलेगा। और वेव नॉर्मल क्या दर्शाता है, जिस दिशा में लाइट प्रोपेगेट हो रही। बात हो गई खत्म, सिंपल सी बात है। हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है सर। आज सुबह से मैंने 5 चाय पी ली बेटा, 5 चाय पी ली। ठीक है, डन हो गया, डन हो गया सर। आगे चलो। अरे फालतू की बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। हाँ मेरी जान, बोले तो तकलीफ, अमूल माचो पहन के नाचो। ये देखो, ये क्या बना दिया आपने, क्या बना दिया, ये वेव नॉर्मल। वेव फ्रंट बना दो, वेव फ्रंट बना दिया। टाइप्स ऑफ वेव नॉर्मल, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो ये वेव नॉर्मल हो गए। अगर ये प्लेनर वेव, अरे सर ये पूरा का पूरा सर हम आपको बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। मैंने कहा अच्छा तुम मुझे बता रहे हो कि मैं तुम्हें बता रहा हूं? सर हम आपको बता रहे हैं कि जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप इनको ये वेव नॉर्मल को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो और वेव फ्रंट को इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो और आगे बढ़ो। मैंने कहा ये भी अच्छा है, जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैसे ये प्लेनर वेव फ्रंट और ये कौन कौन, ये है वेव नॉर्मल। सिंपल। अच्छा सर ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वेव नॉर्मल इज ऑलमोस्ट डायरेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। दिख ही रहे, वेव नॉर्मल है, ये प्लेन वेव फ्रंट है। अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो ये वेव नॉर्मल है। वेव नॉर्मल इज रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, एज सिंपल एज दैट। समझ गए सर, समझ गए। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है? यस सर क्लियर है, यस क्लियर है। चलो आगे। ठीक है, हाइगन साहब के प्रिंसिपल ने क्या कहा, हाइगन प्रिंसिपल देखो, बस ये खत्म होने वाला है। हाथी निकल गया, बस उसकी पूंछ रह गई है। हाथी निकल गया, बस उसकी पूंछ रह गई। क्या लिखा हुआ है, हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है हाइगन प्रिंसिपल? ये कहता है कि जैसे मान लीजिए ये वेव्स हैं, सुनो तो, हाँ जी सर सुनाइए तो। ठीक है, इस तरीके से तो ये वेव्स ऐसे निकल के जा रही हैं, ये वेव्स ऐसे निकल के जा रही हैं। मान लीजिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, उसी को तो वेव फ्रंट बोलते हैं, जहां पे फेस सेम है, जिनका फेस सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये वेव फ्रंट हो गया, ये हो गया वेव फ्रंट। यस सर। अब हाइगन ने क्या बोला, हाइगन एकदम पगला ही गया, मतलब एकदम बावला हो गया भाई, बावला ही हो गया एकदम। कह रहा है ये जो वेव फ्रंट है, मैंने कहा हाँ, उस पे जो, सॉरी हाइगन साहब ऐसे बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा नादानी कर रहा हूं, क्षमा करना, कृपया करके मेरे सपनों में आके मुझे डराना मत। ठीक है, हाइगन जो है एकदम पगला गया। बड़े चालू हो बेटा। ठीक है, तो हाइगन साहब ने क्या कहा, every point on the wavefront acts as a secondary wavelet, acts as a secondary wavelet। अब ये wavelet क्या होता है, सोर्स। अरे इन्होंने कहा कि हर पॉइंट जो कहां पर मौजूद है, वेव फ्रंट पर मौजूद है, वो एक नए सोर्स की तरह काम करता है, वो एक नए सोर्स की तरह काम करता है। कैसे, ये जैसे ये पॉइंट सोर्स है, इसके लिए वेव फ्रंट आ रहा है, वैसे एक नए सोर्स की तरह काम करेगा, इसके लिए एक वेव फ्रंट आएगा। समझना कैसे, ये जो हर एक पॉइंट है किस पर, वेव फ्रंट पर मौजूद, वो एक नए सोर्स की तरह काम करेगा और उस पॉइंट को बोला जाएगा सेकेंडरी वेवलेट। क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, है ना, ऐसा बोला जाएगा। हमारे कॉलेज में एक सर थे, वो व को ब बोलते थे, व को ब बोलते थे। तो जब वो पढ़ाते थे कहते थे वेव्स, तो वेव्स व को बा बोलते थे, तो वेव्स की जगह बेब्स बोलते थे, बेब्स। वेव्स नहीं बोलते थे, वो व को बा बोला करते थे। तो जब वो वेव्स बोलते थे तो ऐसा लगता था कि वो बेब्स बोल रहे हैं, हेलो बेब्स। जैसे बाबू बेबी सोना को प्यार से बेब्स बोला जाता है, तो ऐसा लगता था कि वो वेव्स नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बेब्स। कि ये यहां से बेब्स आ रही हैं, यहां से बेब्स आ रही है। हम देख रहे हैं भैया कहां से बेब्स आ रही है। पूरी क्या बोले, यहां से बेब्स आ रही है।
हमने कहा भैया हमें बेब्स तो दिखाई नहीं दे रही बिल्कुल भी। ठीक है, तो वाह को वाह बोला करते थे, बोले ये देखो बेब्स गई यहां से। हमने कहा कहां से बेब्स गई, बेब्स तो कहीं से नहीं गई। ठीक है, तो खैर, तो वेव फ्रंट पे मौजूद हर एक पॉइंट वेव फ्रंट पे मौजूद हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करेगा और उस सोर्स को सेकेंडरी वेवलेट बोला जाएगा। ये भी अपना खुद का एक वेव फ्रंट बनाएगा, ये अपना खुद का वेव फ्रंट बनाएगा, ये सोर्स, हर सोर्स अपना खुद का वेव फ्रंट बनाएगा। और उस वेव फ्रंट को फिर से आप ऐसे ज्वाइन करोगे, मतलब ये देखो, इससे टेंजेंट बनाओगे तो फिर से आपको वेव फ्रंट मिलेगा, उसको बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये प्राइमरी वेव फ्रंट है तो इसके लिए सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। अभी मैं नए पेज पे बना भी दूंगा, प्राइमरी वेव फ्रंट है अगर ये, तो सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। अभी बनाता हूं एक बहुत अपने पर्सनल हाथों से, जब तक डायग्राम नहीं बनाऊंगा तब तक तुम्हें चैन नहीं आएगा। तो यहां से बेब्स जा रही हैं, आपको दिख गई होंगी। ठीक है, नॉटी हो रहे गुरुजी, नॉटी। हाँ, मैडम ने सुन लिया ना अभी, आपकी वाइफ ने। सारी बेब्स निकल जाएंगी। ठीक है, अच्छा ऐसा है क्या? हाँ बेटा जैनब बताओ। अच्छा, हमारे स्कूल में भी ऐसे एक दो टीचर्स होते ही हैं। हाँ, सब जगह ही होते हैं। पेट दर्द होने लगा हंसते हंसते। पार्टी है, किस चीज की पार्टी? अच्छा हाँ हाँ, याद याद है सर, हाँ याद है, पिताजी का हैप्पी बर्थडे ना। वेव नॉर्मल रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में होगा ना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वेव नॉर्मल रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में होगा ना। देखो, वेव नॉर्मल रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल रहमत, बिल्कुल 100%। ठीक है, मेरा फ्रेंड भी 16 को छोला बोलता है। अच्छा, ठीक है, हमारे प्रिंसिपल भी ऐसे ही बोलते हैं। इज दिस चैप्टर बिग? नहीं, छोटा सा चैप्टर। बिल्कुल मैं बोल दूंगा प्रणव, लिट्टी चोखा बिल्कुल खाऊंगा यार, बिल्कुल खाऊंगा, लिट्टी चोखा बिल्कुल खाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको एक पर्सनल अपने हाथों से डायग्राम बना के बताता हूं, सुनना। जैसे ये बेब्स, ठीक है, भावनाओं को समझना। ये हो गया मान लो प्राइमरी वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट हो गया मुन्ना? प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी वेव फ्रंट। बच्चे याद दिला रहे कि गुरुजी आपको जल्दी छोड़ना है, पार्टी है आज। भूल मत जाना कहीं। ठीक है, ये देखो इस तरीके से, हाँ जी साहब। तो अब ये मान लो इसको मैंने प्राइमरी वेव फ्रंट बोल दिया। ऐसे तो देखा जाए तो हर वेव फ्रंट अपने अगले वाले वेव फ्रंट के लिए प्राइमरी वेव फ्रंट की तरह काम करता है, और हर वेव फ्रंट अपने पिछले वाले वेव फ्रंट के लिए सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह काम करता है। यहां पे 3 पॉइंट ले लिया। अब यहां पे आपने क्या किया, एक सेम रेडियस का, मतलब एक रेडियस का एक सर्किल बना दिया, लेट सपोज इस तरीके से, कुछ इस तरह, इसको सेंटर मानते हुए। अच्छा, इसको सेंटर मानते हुए ऐसे, है ना, इसको सेंटर मानते हुए ऐसे एक सर्किल बना दिया। अब क्या बोला कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सब सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम कर रहे हैं, सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। अब इनको, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को टेंजेंशियली जोड़ोगे तो एक नया वेव फ्रंट आपको हासिल हो जाएगा, आपको एक नया वेव फ्रंट हासिल हो जाएगा। इसको बोल दिया प्राइमरी वेव फ्रंट, तो हो गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, अब ये किसी ना किसी वेव फ्रंट के लिए तो प्राइमरी वेव फ्रंट की तरह काम करेगा। देखो, ओ अच्छा 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 अच्छा, ये सब करना नहीं है, ये सब मैं कहा ना, हाईगन पगला गया था एकदम, एकदम पगला गया था हाईगन। ये देखो इस तरीके से ऐसे चलता जाता है यार। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट इस वाले वेव फ्रंट के लिए प्राइमरी, ये वेव फ्रंट इस वाले वेव फ्रंट के लिए सेकेंडरी है, ये वाला वेव फ्रंट इस वाले वेव फ्रंट के लिए प्राइमरी है, ये वाला वेव फ्रंट इस वाले वेव फ्रंट के लिए सेकेंडरी है। मतलब जो पहले आ रहा है वो प्राइमरी, जो बाद में आ रहा है वो सेकेंडरी। सिंपल है यार, कुछ खास नहीं है, फालतू की बातें हैं, पर्सनल हाथों से डायग्राम बना के बता दिया। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इधर देखो, ये चैप्टर बहुत ही छोटा है भैया, ऑप्टिक्स बहुत, रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा था। ये तो मतलब ये मान के चलो 1.5 घंटे के 4-5 लेक्चर्स, बस 1.5 घंटे के 4-5 लेक्चर्स, मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल, छोटा चैप्टर है। Each and every point on surface of the wavefront acts as the secondary source of light which emits secondary wavelets
इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विच आर इफेक्टिवली ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये सर्किल भले ही हमने पूरी चारों दिशाओं में बनाया, लेकिन जब इनको इनका टेंजेंट हम मिलाएंगे तो इफेक्टिवली जो हमें मिलेगा वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की दिशा में मिलेगा। ठीक है यार, मतलब पक गए सर ये हाइगन की थ्योरी सुन सुन के। अच्छा हुआ लोगों ने इसका तिरस्कार किया, लोगों ने इसका अनादर किया, बहुत अच्छा हुआ सर, पागल कहीं का। इफ अ कॉमन सरफेस ऑफ टेंजेंसी इज ड्रॉन टू दीज सेकेंडरी वेव सरफेसेस, कॉमन सरफेस ऑफ टेंजेंसी मतलब ये टेंजेंट बना दिया ना इन सर्किल्स पे। हाँ सर ठीक है, तो बोला जा रहा है if a common surface of tangency is drawn to these secondary wave surfaces we get the final position of the wave front। बस बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी। हमने हाइगन साहब को बोला बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी। पागल कहीं का, कुछ भी बोले जा रहा है, बावला एकदम। चलो आगे इंटरफेरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है। मारिया अहमद, मेरा अपेंडिक्स और इसोफेगल सिस्ट का ऑपरेशन के लिए पूरा 15 दिन नुकसान। बेटा देखो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन अब हेल्थ के आगे किसी की नहीं चलती ना बेटा, मुन्ना हेल्थ के आगे किसी की नहीं चलती, समझो आप इस बात को, है ना। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब हेल्थ इशू आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं कर सकते बेटा, कुछ नहीं कर सकते, है ना। जैसे आप याद करो, जैसे आप याद करो मेरे सितंबर में मेरे बर्थडे के टाइम पे जो मेरे बैक में पेन हुआ था, तो मुझे 2-3 दिन क्लास छोड़नी पड़ी थी, 3-4 दिन क्लास छोड़नी पड़ी थी। हेल्थ इशू आ जाए कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर सारा फोकस उसी पे लग जाता है, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। हेल्थ के आगे किसी की नहीं चलती, हेल्थ के आगे किसी की नहीं चलती। ठीक है बेटा, तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स लाइक अ, every point on a wave front acts like a secondary point या secondary point source। वेव फ्रंट पर हर एक पॉइंट सेकेंडरी पॉइंट, प्राइमरी लॉन्ग सोर्स, प्राइमरी पॉइंट सोर्स, कुछ भी सेकेंडरी पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है, जिसको सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। सेकेंडरी पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है, जिसको सेकेंडरी वेवलेट भी बोला जाता है। और वो सर वेवलेट को बेबलेट बोलते थे। अरे कॉलेज में भी फिजिक्स पढ़नी पड़ती है भैया। सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स यानी सेकेंडरी वेवलेट। डन, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्लियर है, ध्यान से सुनना मेरी बात। थ्योरीज ऑफ लाइट, थ्योरीज ऑफ लाइट, थ्योरीज ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो न्यूटन साहब ने सबसे पहले दी, वेव थ्योरी जो हाइगन साहब ने दी, क्वांटम थ्योरी जो हम ड्यूअल नेचर में पढ़ेंगे, और ये दोनों हम ड्यूअल नेचर में पढ़े, ड्यूअल थ्योरी, डी ब्रॉगली, ये दोनों चीजें हम जब ड्यूअल नेचर चैप्टर पढ़ेंगे तब आएगा। ड्यूअल नेचर चैप्टर भी छोटा सा है, 2 से 3 लेक्चर लगते हैं उसको निपटाने में। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है वैसे ड्यूअल नेचर है, वैसे न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई भी मान के चलो टोटल न्यूक्लियाई को पढ़ने के लिए 3 घंटा चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके, न्यूटन साहब ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। वेव थ्योरी किसने दी, वेव थ्योरी किसने दी, हाइगन साहब ने। क्वांटम थ्योरी और ड्यूअल थ्योरी, डी ब्रॉगली वाली थ्योरी, ये हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। इस चैप्टर में अब हमें इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में अब हमें इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ना है। लिखना है क्या, कुछ नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। अब मुद्दे की बात, अब मुद्दे की बात, मुद्दे की बात यहां से शुरू हो रही है, मुद्दे की बात यहां से शुरू हो रही है। ठीक है, मुद्दे की बात, मुद्दे की बात, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन। पढ़ लिया क्या, हाँ पढ़ लिया सर, पढ़ लिया सर। कहां पढ़ा, पिछले चैप्टर में पढ़ लिया सर। लाइट की प्रॉपर्टीज हैं कुछ, लाइट क्या क्या कारनामे दिखाती है। रिफ्रैक्शन पढ़ लिया क्या, बिल्कुल पढ़ लिया सर, रिफ्रैक्शन पूरा पीएचडी कर ली रिफ्रैक्शन पे। इंटरफेरेंस अब पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस अब पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस क्या होता है वो अब पढ़ेंगे। और पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन। अभी ताजा ताजा देखो, ये तो फिनिश करके आ गए, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो फिनिश करके आ गए। अब ताजा ताजा क्या पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस फिनिश हो जाएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी इंटरफेरेंस पे बेस्ड है। ये सब हो जाने के बाद लास्ट में पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन।
इसी चैप्टर में, ठीक है। अब यहां से मुद्दे की बात शुरू हो रही है, तो यहां से मुद्दा, अब असली मुद्दा शुरू हो रहा है। सवाल ववाल भी जो बनते हैं वो यहीं से बनना शुरू होते हैं इस चैप्टर में। अभी तक तो जो पढ़ा वो सिर्फ माहौलबाजी थी, लेकिन उसको पढ़ना पड़ता है यार, उसको ऐसे स्किप नहीं कर सकते, उसको पढ़ना पड़ता है। समझ में आ पा रही बात? एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक लेक्चर अभी आपको आपके पास 9 बजे अब आ गया होगा, वो बहुत ही छोटा सा लेक्चर है। उसके बाद एक या दो, हो सकता है एक बड़ा लेक्चर आए या दो छोटे छोटे और लेक्चर्स आए, एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें फिनिश हो जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, बहुत बढ़िया। और अच्छे से उसको पढ़ लेना, अच्छे से उसको पढ़ लेना, क्योंकि उससे केमिस्ट्री, मेरे से प्रॉमिस करो कि सर हम उसको भी एकदम सिंसियरली लाइव क्लासेस की तरह ही देखेंगे। बेटा बहुत सारे और बैचेस में, चाहे जेई के बैचेस हो चाहे नीट के बैचेस, बहुत सारे और बैचेस में कुछ कुछ चैप्टर्स रिकॉर्डेड मिलते हैं। जब तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तुम और तुम्हारे को पता है कि यार रिकॉर्डेड में भी पूरी लाइव वाली फील आती है, रिकॉर्डेड में भी पूरी लाइव वाली फील आती है। और रिकॉर्ड भी कब करके दे रहा हूं? अब भी ताजा ताजा एकदम रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, एकदम गर्मा गर्म, है ना। तो थोड़ी आप भी मेरे साथ मेहनत करो। और भी बैचेस में रिकॉर्डेड कंटेंट मिलता है, और भी सब्जेक्ट में मिलता है, स्पेशली फिजिक्स में तो मिलता ही है, ठीक है। और इस तरीके के चैप्टर जो एकदम ऐसा लगता है कि भाई ये केमिस्ट्री है, उसको हम आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलो प्रॉमिस करो, देखो अभी छोड़ नहीं रहा, थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रॉमिस करो कि हाँ सर हम रिकॉर्डेड लेक्चर को भी एकदम ईमानदारी से देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? प्रॉमिस। और उसमें भी रफ, आज के में तो कोई रफ वर्क नहीं चाहिए, लेकिन जब रफ वर्क चाहिए होगा तो उसमें भी रफ वर्क डन लिखना पड़ेगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। अरे बहुत बढ़िया, जरूरत, हम मेहनत करेंगे, हाँ मैं हूं ना आपके लिए, ठीक है। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। फिजिक्स के लिए केमिस्ट्री, कुछ केमिस्ट्री का कुछ रिवाइज नहीं करना, किसी ने पूछा? बहुत बढ़िया, ले लूंगा अभय बेटा, ले लूंगा समय मिला तो, ठीक है। प्रॉमिस, बहुत बढ़िया। किसी ने लिखा कि क्या हमें फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री पढ़ना जरूर? नो, इससे तुम्हारे केमिस्ट्री के भी सवाल बन जाएंगे, केमिस्ट्री के भी सवाल बन जाएंगे। भाई ने बोला तो करने का, यस, भाई ने बोला करने का तो करने का, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, अभी देखेंगे। टेडी प्रॉमिस, बहुत बढ़िया। सोहिल ने लिखा 11th मैंने आपका हाफ रिकॉर्डेड ही देखा है, फुल फील लाइव जैसा। बहुत बढ़िया सोहिल, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, मैं समझ गया बेटा, ठीक है। टेडी तैयार है, लिख रहे हैं टेडी तैयार है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक काम करते हैं, सुपरपोजिशन कल से ही पढ़ाता हूं मैं आपको, इंटरफेरेंस कल से ही पढ़ाता हूं, सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस कल सुबह से पढ़ते हैं कल। लेकिन ये मान के चलना कि क्लास फिर 4 घंटे की होगी। अभी छोड़ रहा हूं मैं आपको, जल्दी छोड़ रहा हूं। वैसे 9:30 का मैंने बोला था, लेकिन मैं आपको पूरे 12 मिनट और जल्दी छोड़ रहा हूं, ठीक है। आज दोपहर शाम की क्लास कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी, सिर्फ 30-40 मिनट की वो मुश्किल से मुश्किल क्लास हुई थी। अभी सोने से पहले एक काम करना, क्योंकि हो सकता है कल शाम तक या रात तक एटॉमिक स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। और सुन, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक एक डेरिवेशन करवाई है मैंने। अगर तूने केमिस्ट्री में, मुझे बता, मैं छोड़ रहा हूं तेरे को, तूने केमिस्ट्री में वो पढ़ा है? मैं बता रहा हूं, अरे तूने एक सेकेंड, पहले तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना सब लोग, ठीक है। क्या तूने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि ऑर्बिटल है, nth ऑर्बिटल, उसकी रेडियस? हाँ सर पढ़ा है, वो मैंने पूरा डिराइव करवाया है, और ऐसे मक्खन, एकदम एकदम मक्खन। nth ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या स्पीड डिराइव करवाए, बहुत प्यार से, मक्खन एकदम। टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिटल में, फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन के nth ऑर्बिटल में डिराइव, करंट nth ऑर्बिटल में डिराइव, मैग्नेटिक फील्ड nth ऑर्बिटल में डिराइव, मैग्नेटिक मोमेंट nth ऑर्बिटल में डिराइव। मक्खन की तरह एक एक चीज डिराइव करवाई, बहुत मेहनत से, बहुत साफ सुथरे एकदम सलीके से, ठीक है। उसको देख लियो, वो आज नहीं आएगा, वो कल या तो परसों आ जाएगा, कल या परसों में आ जाएगा, ठीक है। सब चीजें डिराइव करवाई, उसमें कुछ है ही नहीं। और आपको केमिस्ट्री का कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ने के लिए, कुछ केमिस्ट्री के लिए आपको कुछ केमिस्ट्री का पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने बस नाम भी सुनाओ तो काफी, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ा है, कि ड्यूअल नेचर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, कि न्यूक्लियर पढ़ा है। मैं तो एकदम जीरो स्क्रैच से पढ़ाता हूं, समझ में आप परी बात, ठीक है। तो अब मैं आपको छोड़ रहा हूं, आप बिंदास जाओ, मैं भी चलता हूं, और कल अपन मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि मंडे को भी अपना पूरा समय अपना ही, मंडे है ना, को भी अपना अपने पास पूरा समय, तो मंडे तक मैं क्या फिनिश कर दूं, वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में 4 से 5 लेक्चर्स लगते हैं 1.5 घंटे के। तो अगर 3-3 घंटे के लेक्चर्स देखो तो 3-3 घंटे के 2 से 3 लेक्चर्स बहुत हैं वेव ऑप्टिक्स के लिए। 2
से 3 तो बहुत ही हो गए, मतलब 9 घंटे के लायक है नहीं ये चैप्टर। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, इस साल वेव ऑप्टिक्स से मुझे कोई सवाल दिखा नहीं, मैं एक बार और पेपर चेक करूंगा। रे ऑप्टिक्स से दिखा था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला सवाल दिखा था इस साल। ठीक है, चल ठीक है, हाँ बिल्कुल, 12th का रिजल्ट बिल्कुल शेयर करिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी गुरु जी। तो जाओ बिंदास वो लेक्चर देखो, और वो लेक्चर देख के लिख देना 58 मिनट्स का, खाना खाते खाते देख ले, कुछ नहीं करना उसमें। बिल्कुल शिवांगी, मैं उनको कन्वे कर दूंगा। ठीक है, कभी आपको अपने पापा से डांट पड़ी है? डांट तो बहुत छोटी सी चीज होगी, मार भी पड़ी है। ठीक है, मार भी पड़ी है। पिज्जा पार्टी नहीं यार, ऐसा खाना ना डिनर करने जाएंगे। आशावरी ने पूछा कि अगर हम आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ ले तो केमिस्ट्री में पढ़ने की जरूरत है क्या? केमिस्ट्री में मैंने अभी जो लेक्चर आपको भेजा उसमें हमने शुरुआत में कहा केमिस्ट्री में श्रोडिंगर इक्वेशन और एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, उसके अलावा बाकी सब फिजिक्स जैसा ही है। 2 चीजें हैं जो हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते, वो चीजें तो आपको वहां पे केमिस्ट्री में पढ़नी ही पड़ेगी। आयरन और बैटमैन में से यार मुझे आयरन मैन बहुत पसंद है, लेकिन बैटमैन उससे ज्यादा पसंद है। कल देखूंगे, आज तबीयत ठीक नहीं। ठीक है मुस्कान, कल देख लेना, वैसे भी लेटे लेटे आप आराम से उसको लेटे लेटे भी देख सकते हो। प्रिंट कर सकते हैं एटम्स वाला, आप पूरा मॉडर्न फिजिक्स प्रिंट कर सकते हो, आप पूरा मॉडर्न फिजिक्स प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, मिलवाएंगे सत्य, मिलवा देंगे किसी दिन, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने रहमत आपको बता दी, एटॉमिक स्ट्रक्चर के कितने पार्ट होंगे? 2 से 3, 2 से 3। पिछली स्लाइड नोट करना है क्या? मैंने सिर्फ जो बोला है नोट करने के लिए, सिर्फ वो नोट करना और कुछ नोट नहीं करना। ठीक है प्रणव, गुरुजी इसका प्रिंटेबल पीडीएफ कब तक आएगा प्लीज बता दीजिए। वेव ऑप्टिक्स का मंडे तक आ जाएगा, मंडे तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, मंडे तक मिल जाएगा। टेलीग्राम नहीं चलाते तो अपने ग्रुप के लिए चला लो बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, चला लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और नहीं भी चलाते तो कोई ऐसी आफत नहीं आ रही। ठीक है, आई लव यू सर। पापा से कहा ना जैनब, डांट नहीं मार भी पड़ी है, बिल्कुल पड़ी, क्यों नहीं पड़ी। हैंड रिटन ही याद रहता है, आपके ऊपर आपको लिखना है तो आप लिख लो, विल मीट यू इन रिजल्ट सेलिब्रेशन 100%। टेलीग्राम नहीं, कोई बात नहीं जी, अगर कर सको तो कर लो, टेलीग्राम डालो, नहीं तो कोई ऐसी आफत नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम। बाकी सारा कंटेंट बैच में तो आता ही है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है प्रणव, कंबाइन क्वेश्चन की पीडीएफ हाँ कर रहा हूं, उसमें मैं काम कर रहा हूं। अब है उस पर ब्लैंक क्वेश्चन स्लाइड्स पे काम कर रहा हूं, अभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा हेक्टिक चल रहा है, लेकिन मेरा वादा है आपसे कि आपको सारे ब्लैंक क्वेश्चन स्लाइड्स अभी जनवरी के अंदर मिल जाएंगे आपको सारे। कौन सा प्रॉमिस बेटा, एक बार और याद दिला दो यार, मैं भूल जाता हूं, बहुत सारी चीजें रहती। इसे नोट करना है क्या? हाँ इसे कर लेना, इसे कर ले, करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो मत करना, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, कोई ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, हाँ करवा दूंगा भाई, करवा दूं, थोड़ा सा रुक जा भाई, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा मैं करवा दूंगा पक्का। ठीक है, हैप्पी बर्थडे सर, बिल्कुल मैं उनको कन्वे कर दूंगा। यहां से लिखना है क्या? फरहान, फरहान जी नहीं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, जो सिर्फ मैंने कुछ नहीं लिखना, बस बीच में एक वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिख लेना, दैट्स इट। और वो भी नहीं लिखना तो मत लिखना, बॉय। ठीक है, कौन सी सीरीज जिसका आप लेक्चर के स्टार्टिंग में बता रहे थे जो जनवरी में स्टार्ट होगी? अरे मैंने कोई ऐसा सीरीज का नहीं बताया, वो तो मैं बोल रहा था कि अच्छा वो प्रणति, अरे वो यार रोज एक अच्छा क्वेश्चन भेजूंगा अपने उस पर टेलीग्राम ग्रुप पर, और अगले दिन उसका सॉल्यूशन, जिसकी काफी ज्यादा संभावना है नीट 2026 में आने की। ठीक है प्रणति, ठीक है। इस न्यू चैप्टर स्टार्टेड? यस अमृता, बिल्कुल इट इज स्टार्टेड इंडीड। ठीक है, फुल सिलेबस प्रैक्टिस टेस्ट फिजिक्स का सब्जेक्टिव तो क्या करूं, समझा नहीं, मतलब सब्जेक्टिव कौन सा सब्जेक्टिव, कौन सा सब्जेक्टिव? बोर्ड पैटर्न की बात कर रहे हो क्या? ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं अपन, आपके पापा को हैप्पी बर्थडे बिल्कुल मैं बोल दूंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल महिमा, पलक महिमा, बिल्कुल ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सुबह मिलते हैं 10 बजे, कल मूवी है 4 घंटे की। हम काफी मेजर पोर्शन, कल के लेक्चर में आ जाना, हम काफी मेजर पोर्शन वेव ऑप्टिक्स का कल फिनिश करेंगे। अभी जल्दी छोड़ रहा हूं, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हो सके तो लेटे लेटे खाना खाते खाते 58 मिनट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 1 देख लेना, फुल फील आ जाएगी, मजा आ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि उस पर ध्यान नहीं दोगे, लेटे लेटे देख लेना, क्योंकि उसमें कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है नहीं, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर बेटा। मैं आपका मैसेज अपने पिताश्री को अभी जाके कन्वे करता हूं। ठीक है,
हाँ बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल बोलूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू। गुड नाइट बेटा।